तो गाइज आपने बहुत सारे ओवर पावर्ड हीरोज को देखा होगा। कोई तलवार से पहाड़ को काट देता है, कोई एक स्पीयर से पूरे के पूरे ड्रैगन को मार देता है, और कुछ तो ऐसे है जो कि अकेले ही पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर्स रखते हैं। लेकिन आज की ये स्टोरी एक ऐसे हीरो की है जिसके के पास इन सारी एबिलिटीज में से कोई भी एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो एक गजब का हीलर है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक किंगडम से जहाँ पर हीलर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर पूरा का पूरा मैजिकल मेडिकल सिस्टम है जहाँ पर लोग हीलिंग मैजिक को सीखते हैं, एग्जाम देते हैं और इसके बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाता है। इन्हें बोलते हैं ऑफिशियल हीलर्स। मतलब अगर किसी को इलाज करना है तो लाइसेंस जरूरी है, वरना इलाज करना भी इलीगल माना जाता है और इस पर एक बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन इसी किंगडम में एक कोने में एक ऐसा भी हीलर रहता था जिसके के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसका हीलिंग मैजिक इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े लाइसेंस्ड हीलर उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो एक दिन हम देखते हैं जेनोस को जो कि कहीं बाहर जाने वाला होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका की नाम है लिली। लिली एक एल्फ है और वो उससे बोलती है, तुम रात होने से पहले वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। जेनोस बस सिर हिलाता है और फिर हाउस कॉल के लिए निकल जाता है। इधर लिली किचन में खाना बनाने लगती है और वो काफी खुश लग रही होती है। तभी ऊपर से एक गोस्ट आती है जिसका की नाम था कार्मेलिया। कार्मेलिया इनके घर में रहती है और ये एक गोस्ट है। कार्मेलिया लिली के खाने की खुशबू को सुनकर बोलती है, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे तो खाना बनाना सीखना ही होगा क्योंकि एक दिन मैं जेनस की वाइफ जो बनने वाली हूँ। ये सुनकर कार्मेलिया वापस से वहाँ से चली जाती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल, एक दिन तुम काफी अच्छी वाइफ बनोगी, पर हाँ रात के खाने का मुझे वेट रहेगा, जल्दी बना लो यार। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका की नाम है सोफिया। वो लिली से पूछती है जेनोस कहाँ पर है। लिली उसे बताती है वो हाउस कॉल पर गए हैं, रात तक आएगी। अभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका की नाम था लिंगा और ये भी जेनोस को ही ढूंढ रही थी। अब लिली सबको बोलती है, अरे भाई अभी जेनोस यहाँ पर नहीं आया है, उसे आने में शाम हो जाएगी तो तुम बाद में आना। तभी लड़कियां बोलती है कि कोई बात नहीं, हम जेनोस का वेट कर लेंगे और वैसे खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। लिली मन में सोचती है ये मेरा घर है, ये जेनोस का फैन क्लब। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। लिली उसे भी अंदर बैठा कर खाना तैयार करने लगती है। लिली देखती है कि इसकी हब्स तो लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी आज की रात तक का तो खाना बन ही गया है। तो वो उन लोगों को बोलती है, मैं दरअसल एक बार बाहर जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा घर का काम करना है, ठीक है तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो। इसके बाद जब लिली बाहर जाती है तो वे तीनों एक दूसरे के साथ बात कर रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक उठती है और बोलती है, खुशबू तो काफी टेस्टी आ रही है, क्या मैं एक बार टेस्ट कर लूं, कहीं इसमें नमक कम हो और जेनोस को अच्छा ना लगे। फिर ऐसा बोलकर वो वहाँ पर जाती है और खाने को चखने लगती है। उसी के साथ साथ उसकी दोस्त भी आ जाती है। अभी दोनों मिलकर खाने को चखने में आधा खाना खा जाते हैं और इतने लिली पहुंचती है, इतने तो पूरा खाना खत्म हो चुका था। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर क्या हो गया, टेस्ट में पूरा खाना खा गए। तो फिर अब वे काफी ज्यादा रिग्रेट करते हैं। तो इसी वजह से वे सोचते हैं कि हम लिली के आने से पहले खाना बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही लोग किचन की हालत खराब करने वाले थे तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। तीनों की हालत खराब हो जाती है। लिंगा बोलती है, मुझे तो कुछ नहीं पता, इन्हीं दोनों ने खाया है। लुवी और सूफिया भी एक दूसरे का नाम लगा रही होती है। लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वहाँ पर कार्मेलिया भी आ जाती है जो कि पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें बोलती है, तुम लोगों ने वो खाना खा लिया जो कि लिली ने जेनोस को बनाया था। उस खाने की खुशबू कितनी टेस्टी थी। अब अगर मुझे शाम तक खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारी सोल का टेस्ट करूंगी, देखो तो तुम्हारी सोल कैसी है। अब वे लोग लिली से पूछते हैं, हाँ तो बहन जल्दी बताओ कौन कौन सा सामान है, हमें जल्दी से खाना बनाना होगा वरना वो भूत हमारी ऐसी तैसी कर देगी। लिली उन्हें बोलती है, मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके हैं, अगर अब तुम्हें खाना बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स लेकर आने पड़ेंगे। तब वे तीनों मान जाती है और फिर वहाँ से इंग्रेडिएंट्स लेने चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और अब हम पहली बार जेनोस को प्रॉपर्ली देखते हैं। वो सड़क से जा रहा होता है, तभी उसके पास से एक बीस्ट गर्ल गुजरती है जो कि पेड़ को पकड़कर चल रही थी। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके साथ होता है उसका मालिक जो कि उसे काफी बुरी तरीके से घसीट रहा होता है। लड़की उसे बोलती है, मास्टर मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है, पेट के दर्द का बहाना बनाकर तुम अपने काम से कम चोरी करना चाहती हो। और फिर वो उसे घसीट कर वापस एक कब्रिस्तान के पास ले जाता है। जेनोस उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करता है और अब इस तरफ जैसी वो लड़की जमीन पर एक ग्रेव के ऊपर गिरती है तो वो वहाँ पर पोजेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी एग्रेसिव हो गई थी और फिर उस आदमी पर ही हमला कर देती है। वो आदमी वहाँ से डरकर भागता है क्योंकि वो समझ गया था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और भागते भागते जेनोस के पास पहुँचता है। वो चिल्लाता है, मेरी स्लेव पागल
हो गई है, प्लीज मुझे बचा लो। जेनोस उससे पूछता है, पहले तुम ये बताओ तुम उसके साथ कर क्या रहे थे? अरे मैं उसके साथ नॉर्मल फार्मिंग पे ही जा रहा था। कब्र के पास फार्मिंग? बहुत अच्छा बहाना है, अपने आप संभाल लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो आदमी ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने के बाद जेनोस उसे मना नहीं कर पाता। अगर तू इसे मार देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ। और जेनोस बोलता है, हाँ भाई अब करी ना तुमने काम की बात, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एक हीलर हूँ, कोई फाइटर नहीं। वो बोलता है, तुम एक हीलर हो तो तुम मेरी जान कैसे बचाओगे? वैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, जल्दी से मेरी जान बचा लो। और तभी हम देखते हैं वो लड़की जेनोस पर एक काफी बड़ा पत्थर फेंकती है और जेनोस एक ही पंच में उसका पत्थर को तोड़ देता है। अबे भाई तू तो हीलर था ना, ये इतना बड़ा पत्थर कैसे फोड़ दिया? और इस तरफ वो लड़की जेनोस पर वापस से लगातार पत्थर फेंकती रहती है और जेनोस बिल्कुल भी घबराता नहीं, वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फिर अचानक वो लड़की पूरी स्पीड में उस पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही उसका अटैक जेनोस को लगता है, अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि जेनोस ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो लड़की काफी दूर जाकर गिरती है। उसी समय जो आदमी उसे घसीट कर लाया था उसके ऊपर एक आधी टूटी बिल्डिंग गिर जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब जेनोस उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हील भी कर दूंगा, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। अरे मेरे को बाद में हील करना, पहले उस पागल सांड को हटाओ। अब जेनोस सीधा सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उस लड़की के पास जाता है और चेक करता है, तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये लड़की तो पोजेस्ड है। तो जेनोस अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के शरीर से घोस्ट को बाहर निकाल देता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। अब वो आदमी जेनोस के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मुझे भी हील कर दो वरना मैं मर जाऊंगा। जेनोस उसे बोलता है, वैसे मेरा आज का टाइम खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें कल हील कर दूंगा। वो आदमी बोलता है, अबे भाई कल तक तो मेरी जान चली जाएगी, प्लीज ये लो। और ऐसा बोलकर वो पूरी की पूरी एक पोटली जेनोस की तरफ फेंकता है जिसमें कि काफी सारे गोल्ड कॉइन्स थे। जेनोस उसके पैसे देखकर बोलता है, ये अमाउंट काफी कम है। तो वो आदमी उसे बोलता है, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो मुझसे जो चाहे वो मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जेनोस उसे हील करने के बाद बोलता है, मुझे ये लड़की चाहिए, इसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास दे दो। जिसके के बाद वो बंदा काफी इजीली जेनोस को उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और बोलता है, वैसे भी मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की का नाम होता है टिल। टिल धीरे धीरे होश में आती है और जेनोस से पूछती है, तुम कौन हो? जेनोस उसे बोलता है, मैं एक हीलर हूँ और अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। टिल उससे थोड़ी सी तो डर जाती है, लेकिन फिर जेनोस अचानक से बोलता है, जल्दी से कपड़े उतारो। टिल को समझ में नहीं आता ये जेनोस क्या बोल रहा है, अभी तो ये बोल रहा था इसने इसकी जान बचाई और अभी तभी वो समझ जाती है और फिर वो अपने ऊपर की ड्रेस उतार देती है। लेकिन जेनोस की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, वो उसे बोलता है, गलत मत समझो, तुम्हारे पेट में कुछ है जिसकी वजह से तुम्हें पेट दर्द हो रहा था, मुझे चेक करना जरूरी था। फिर जेनोस हीलिंग मैजिक से उसके पेट के अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकालता है। असल में उसी पत्थर की वजह से उसे लगातार पेट दर्द हो रहा था। जेनोस उस पत्थर को तोड़ देता है और टिल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। टिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। जेनोस उसे बोलता है, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी पूरी कंपनसेशन चाहिए, मैंने तुम्हें खरीदा जो है। टिल उससे पूछती है, हाँ तो आपको बदले में क्या चाहिए? तब जेनोस अपने बुक को निकाल कर बोलता है, क्या तुम इस हर्ब को जानती हो? तो टिल तुरंत ही जेनोस को उन हर्ब्स के पास ले जाती है, जिसकी की बात जेनोस उसे बोलता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी हर्ब्स मिल गई, चलो अब तुम जा सकती हो। तब टिल उससे पूछती है, क्या इतना काफी था मास्टर आपके पूरे डेट को रीपे करने के लिए? हाँ वैसे भी अगर तुम नहीं होती तो मैं इन हर्ब्स को कभी नहीं ढूंढ पाता। और जेनोस उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। फिर इसके बाद जेनोस घर पर वापस आ जाता है और लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। वे तीनों लड़कियां भी वापस आ चुकी होती है, पूरा सामान लेकर, सब्जियां, मीट, मसाले, सब कुछ। अब लिली सबके लिए खाना बनाती है। तभी कार्मेलिया जेनोस से बोलती है, यहाँ एक और लड़की है, मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ। और यहाँ से हमें जेनोस का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में जेनोस एक एडवेंचरर पार्टी में था। उस पार्टी का लीडर एस्टन उसका काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन एक दिन एस्टन उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और बोलता है, तुम्हारी अब हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, तुम स्लम से
से आए हो और अब जाओ स्लम्स में चले जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही है। जेनस बोलता है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो जब हमारी पार्टी कुछ भी नहीं थी, जब से मैं हमारी पार्टी के साथ हूँ और मेरे ही हीलिंग मैजिक की वजह से तुम लोग अभी तक जिंदा हो। तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो जाओ यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम फालतू बोलोगे तो ये कॉइन भी मैं तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद जेनोस उस कॉइन को लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच कुछ लोग लिली को परेशान कर रहे होते हैं। लिली उनसे भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वे लोग लिली को स्लेव बना रहे थे। तभी उनमें से एक उसके पेट पर एक एरो मार देता है, जिसके बाद उसकी जो मालकिन थी वो उस पर काफी गुस्सा कर रही थी। तुम्हारी वजह से हमारी एक इतनी महंगी स्लेव एक एल्फ घायल हो गई है, अब इसे कौन खरीदेगा। तभी वहाँ से जेनोस गुजर रहा होता है तो वो लिली को उनसे खरीद लेता है और बोलता है क्या ये गोल्ड कॉइन काफी रहेगा, हाँ जल्दी ले। और फिर वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और मनी मन बोलती है वैसे भी ये मरने वाले है, तुम क्या करोगे इसका। लिली भी बोल रही होती है बहुत देर हो चुकी है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन जेनोस उसे हील कर देता है और वो पूरी तरीके से वापस से ठीक हो जाती है। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जेनोस के पास पैसे कम होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है जिसके की हाथ में मैजिकल बुलेट लगी होती है। जेनोस उसे देखने के बाद बोलता है तुम्हें तो चोट लगी हुई है, लग रहा है किसी मैजिकल बुलेट ने तुम्हारे पर हमला करा है। इतना सब कुछ तुमने बस मेरी चोट देखते ही कैसे पहचान लिया। तो जेनोस बोलता है वो सब तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें हील कर दूं। और फिर वो उसे तुरंत ही हील कर देता है, जिसके की बाद उसे वो काफी सारे गोल्ड कॉइंस देता है और बोलता है फ्यूचर में मिलते हैं दोस्त, मुझे पता है हम दोनों के पाथ एक दूसरे से जरूर टकराएंगे। लेकिन ये जेनोस के लिए पहली बार था कि किसी ने उससे उसकी सर्विस खरीदी हो। उसे तो ये भी नहीं पता था कि लोग हील करने के बदले पैसे देते हैं। तो जेनोस सोचता है कि मुझे एक क्लिनिक खोलना चाहिए और लिली भी उसे बोलती है अगर आप क्लिनिक खोलोगे तो मैं उसमें नर्स बन जाऊंगी। फिर वे लोग क्लिनिक की तलाश में चलते रहते हैं। चलते चलते दोनों एक काफी डरावने मेंशन में पहुंच जाते हैं। लिली डरते डरते बोलती है हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, मुझे यहाँ से मॉन्स्टर्स की फीलिंग आ रही है। जेनोस बोलता है हमें यहीं पर रहना होगा, यहीं पे आसपास हम कहीं अपना क्लिनिक खोलेंगे ताकि हमें कोई भी सिटी से डिस्टर्ब ना करे। अब दोनों अंदर जाते हैं और लिली अंधेरे को देखने के बाद लाइट मैजिक का इस्तेमाल करती है और फिर पूरा मेंशन रोशनी से भर जाता है। जेनोस बोलता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हो। और लिली काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है एक रैत जो कि उस मेंशन में रहा करती थी। रैत को देखने के बाद लिली बोलती है अरे नहीं, ये सामने ये तो रैत है, ये हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी, अब तो हम गए मास्टर। लेकिन जेनोस बिना किसी डर के बिना किसी चिंता के वहीं पर खड़ा होता है। तभी वो रैत उन पर अटैक करती है और बोलती है वाओ आज तो मेरा खाना मेरे पास खुद चल कर आया है। लेकिन जेनोस हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रैत के सारे अटैक्स को फ्लॉप कर देता है। रैत को समझ में नहीं आता कि ये कैसे करा। तब जेनोस बताता है जब मैं हीरो पार्टी में रहा करता था तो जब वे लोग मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे तो मुझे डंजन में काफी नीचे फेंक देते थे जहाँ पर तुम्हारे जैसी लाखों रैत होती थी। और जब मुझे पता चला कि तुम पर हीलिंग मैजिक का काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है तो इसी वजह से तुम मेरे से नहीं जीत सकती। अब रैत और वो एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। जेनोस उसे बोलता है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम बस हमें यहाँ पर रहने दो शांति से। रैत बोलती है हाँ ठीक है, अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ और वैसे फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा मेरा है, तुम जैसे चाहो वैसे बेसमेंट को यूज कर लेना। रैत जाते जाते उसे अपना नाम भी बताती है जो कि होता है कार्मेलिया। अब जेनोस और लिली मिलकर नीचे के होल को पूरा का पूरा साफ कर देते हैं और उसे एक मॉडर्न हॉस्पिटल की तरह बना देते हैं। लिली जेनोस से पूछती है मास्टर हमने अपना हॉस्पिटल तो खोल लिया, लेकिन अब इस हॉस्पिटल में आएगा कौन, क्या मैं इसकी एडवर्टीजमेंट्स करूँ? नहीं, हमें एडवर्टीजमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी अगर हम एडवर्टीजमेंट्स करते हुए पकड़े गए तो किंगडम हमें जेल के अंदर बंद कर देगा क्योंकि मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। और वैसे भी ये जो मैंने हॉस्पिटल खोला है ये अंडरग्राउंड लोगों के लिए खोला है, ऐसे लोग जो कि स्लम्स में रहते हैं और नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जा पाते। तभी वही आदमी जिसे कि जेनोस ने पहले हील किया था वो अपनी बहन को लेकर आता है। इसकी बहन का नाम था जोफिया। जोफिया के हाथ में भी एक मैजिकल गन का पॉइजन शॉट लगा हुआ था। अब वो जेनोस से बात करता है क्या तुम मेरी बहन को भी हील कर सकते हो? जेनोस उसके हाथ की कंडीशन को देखने के बाद बोलता है पॉइजन काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, अब इसका हाथ हमें एम्पिटेट करना होगा। तब जोफिया बोलती है कोई नहीं, तुम मेरा हाथ एम्पिटेट कर दो। तो जेनोस उसे बोलता है पूरे 10 मिलियन गोल्ड पीसेस लगेंगे इस चीज के। अबे ये क्या बकवास कर रहे तुम, 10 मिलियन गोल्ड पीसेस, वो भी एक हाथ काटने के? तब जेनोस बोलता है
क्या क्या ये तुम्हें ज्यादा लग रही है? तो तुम सिटी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहे? मुझे पता है अगर तुम सिटी के हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम्हारी वहाँ पर कोई भी हीलिंग नहीं होगी, बल्कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर अब तुम चाहो तो मेरे से इलाज करवा सकते हो, वरना जाओ सिटी के हॉस्पिटल में और फिर जेल की हवा खाओ। तभी जोफिया गुस्से में बोलती है, लग रहा है तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि तुम किसके आगे बैठे हो। मैं अपना नाम बताती हूँ, जोफिया। अब कुछ समझ में आया मैं कौन हूँ? जेनोस उसका नाम सुनते ही समझ जाता है कि ये स्लम्स की 3 बॉसेस में से एक है। तो वो समझ जाता है इसका जो पेशेंट है वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल इंसान है। तो वो उन्हें बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं 10 मिलियन पीसीज किस लिए ले रहा हूँ? मुझे हाथ काटने के बाद इसे रीजनरेट भी करना होगा, और अगर मैं एक बार किसी का हाथ रीजनरेट कर देता हूँ तो पूरा दिन मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हें काम करवाना हो तो बताओ। अब उन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं होती, और उन्होंने पहली बार ऐसा कोई हीलर सुना था जो कि शरीर का हिस्सा भी रीजनरेट कर देता हो। तो वो मान जाती है। फिर जोफिया बेड पर लेटी होती है और जेनोस अपने माना से एक स्कैल्पल को बनाता है। जोफिया उसे देखने के बाद बोलती है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये स्कैल्पल है जिससे कि मैंने अपने मैजिक से बनाया है। अब तुम शांत रहो, मुझे मेरा काम करने दो। अब जेनोस उसके हाथ पे डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लड की सर्कुलेशन को रोकता है, उसकी आर्म को एम्पिटेट करता है। फिर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसके हाथ की बोन्स को बनाता है, जिसके के ऊपर नर्व्स आती है, फिर मसल्स, और उसके बाद फाइनली स्किन। और इसी तरह जोफिया का पूरा हाथ रीजनरेट हो जाता है। जोफिया उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और बोलती है, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा हाथ हील करने के बाद मेरी नजरों में अपनी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट बना लिया है। मैं हूँ स्लम्स की 3 बॉसेस में से एक, और आज से मेरी माफिया गैंग के सारे बंदे तुम्हारे पास ही हील करने आएंगे। और हम स्लम के 2 और बॉसेस को देखते हैं, जिसमें कि पहली थी लिंगा जो कि वेयरवुल्फ गैंग की लीडर थी, और इसके साथ साथ ही ल्यूबै जो कि थी ऑर्क माफिया लीडर। अब एक दिन जेनोस के क्लिनिक में लिंगा आती है और बोलती है, क्या तुम ही हो वो हीलर जो कि जोफिया की गैंग को बार बार हील करते रहते हो? हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात कर रहे हो? हम दोनों गैंग्स के बीच में काफी बुरी लड़ाई हो रखी है, और हम जब भी देखते हैं तो तुम उन्हें हील कर देते हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और ऐसा बोलकर लिंगा उस पर अपने वेयरवुल्फ के साथ अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस अपने चारों तरफ बैरियर मैजिक को बना लेता है, जिसके के बाद वे लोग समझ जाते हैं कि वे जेनोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये सारी आवाज सुनने के बाद कार्मेलिया वहाँ पर आ जाती है और काफी गुस्से में उन्हें बोलती है, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? और इससे पहले वो उन सबका बैंड बजाती जेनोस उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारा तो 2nd फ्लोर था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वैसे भी ये एक डॉक्टर का क्लिनिक है, यहाँ पर लोगों को मारा नहीं जाता बल्कि उन्हें सुधारा जाता है, I mean हील करा जाता है। अब एक रैथ को जेनोस के साथ इतने ढंग से बात करते हुए देखने के बाद वे उसके सामने झुक जाती है और उसे माफी मांगना शुरू कर देती है। इसका ये मानना था कि क्योंकि रैथ और वैम्पायर से इसे काफी डर लगता है, और रैथ और वैम्पायर जेनोस की बात मानते हैं, इसका मतलब है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो उसके साथ समझौता कर लेती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, और फिर यहाँ पर एक ऑर्क आता है और फिर बोलता है, हमारी भी हेड ऑफ द ऑर्क लेडी लूवी तुमसे बात करना चाहती है। तो जेनोस उसे बोलता है, अपनी लेडी लूवी को बोलो वो यहाँ पर आए। तब वो बताता है, यहाँ पर तुम देखो कितने सारे वेयरवुल्फ हैं, और हमारी और वेयरवुल्फ की बिल्कुल भी नहीं बनती, तो प्लीज तुम मेरे साथ आओ। और जेनोस उसकी बात मानकर लेडी लूवी से मिलने चला जाता है। अब जेनोस अगले सीन में लेडी लूविस के एकदम सामने खड़ा होता है और वो ये कहती है, मैं इस जगह से हिल नहीं सकती, क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? वो थोड़ा आगे जाने के बाद उसको चेक करता है और उसे पता लगता है कि लेडी लूवी के पेट में एक मैजिकल स्टोन है। लूवी ये सुनते ही बताती है कि उसने राइस बॉल समझकर इसको खा लिया था, पर क्योंकि इसने स्टोन को काफी चबा कर खाया है तो ऐसा भी हो सकता है स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े इसके पेट में ही हमेशा के लिए रह जाए, जिसकी वजह से इसका पेट फट जाएगा। अब जेनोस बोलता है, ठीक है मैं इलाज स्टार्ट करता हूँ, और फिर वो एक स्कैल्पल को बना लेता है। आसपास काफी सारे ऑर्क्स आ जाते हैं, बोलते हैं ये वेपन्स का इस्तेमाल हमारे आगे मत करो, लेकिन जेनोस उन्हें बोलता है ये हील करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसकी की बाद जेनोस उसके पेट को काटकर उसके अंदर से सारे मैजिकल स्टोन्स को निकाल लेता है, और फिर अपने हाथ में डिफेंसिव बैरियर लगाकर उन्हें फूटने देता है, जिसकी वजह से आसपास के एक्सप्लोजन में कोई भी नहीं मरा था, और उसने लेडी लूवी की नजरों में अपनी इज्जत भी बढ़ा ली थी। अब लेडी लूवी उससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे एक तिजोरी की चाबी देती है और बोलती है,
तुमने ये माना स्टोन ब्लास्ट करा है जिसकी वजह से मेरे सारे आदमी अभी भी जिंदा है। तुम जितना चाहे उतना सोना यहाँ से ले जाओ। लेकिन जेनोस तिजोरी की चाबी वापस करते हुए यहाँ से निकल जाता है और अब कहानी चेंज हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं यहाँ सारे दोबारा से क्लिनिक में आ जाते हैं। पर लिली उन सभी लड़कियों के यहाँ बार बार आने से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जब भी खाना बनाती थी तो उसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। वो जेनोस से पूछती है ये लड़कियां बार बार यहाँ पर क्यों आ रही है। जेनोस उसे कहता है इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। कार्मेलिया उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता इनकी आंखों से साफ दिखाई देता है वो लड़कियां तुमसे प्यार करती है। जेनोस उसे बोलता है बकवास बंद करो यार, मैं तो बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और वे स्लम्स की 3 बॉसेस। लेकिन कार्मेलिया उसे वार्न करती है जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, हो सकता है आगे चलकर वो तुम्हारे लिए एक दूसरे पर वॉर स्टार्ट कर दे। और सुबह हम यही देखते हैं सच में उन तीनों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है और वो तीनों जेनोस को अपनी साइड लेना चाहते हैं। वो जेनोस के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, लेकिन जेनोस किसी की भी साइड नहीं आता। अब ये तीनों फाइट करने का मन बना चुकी थी तो ये काफी बड़े ग्राउंड में आ जाती है अपनी पूरी आर्मी लेकर। जेनोस उन्हें बोलता है मैं तुम्हें फाइट करने से रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम में से किसी को यहाँ पर मरने भी नहीं दूंगा। और फिर ये लोग एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। लीडर्स को ऐसे लड़ते देख आर्मीज भी एक दूसरे के साथ वॉर डिक्लेयर कर देती है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, इस मैच का कोई भी विनर नहीं निकलता, क्योंकि जो भी इंजर्ड हो रहा था जेनोस उन सबको साथ साथ हील कर दे रहा था। अब जेनोस उनसे बोलता है मैंने बोला था मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, तुम सारे मेरे पेशेंट हो। अब ये सुनते ही वे तीनों लड़कियां शांत हो जाती है और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी इनकी इस फाइट का कोई भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। और अब ये अपनी सालों चली उस फाइट को खत्म भी कर देती है। लिली भी काफी खुश हुई थी क्योंकि जेनोस ने इतने सालों से चलती हुई फाइट कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। जेनोस उसे बोलता है मेरे मास्टर ने मुझे बोला था अगर कोई एक अच्छा हीलर है तो इसका मतलब है वो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकता है। लेकिन लिली बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इन तीनों को बचाया क्यों? मर जाने देते ना, मेरे हाथों में दर्द कर देते हैं खाना बनवा कर। जेनोस उसे बोलता है ये तीनों मेरे क्लिनिक के रेगुलर कस्टमर हैं, इन्हीं की वजह से ना जाने कितने सारे ओक्स, वेयरवुल्व्स और बाकी सारी रेसेस हमारे पास आती है, मैं इन्हें कैसे मर जाने दूं? लिली को ये सब पता था कि जेनोस ये सब झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर जेनोस उन्हें बोलता है हाँ भाई आज की मेरी फीस दो ताकि मैं यहाँ से कल्टी मार सकूं। अब अगले सीन में हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर वाइस कमांडर कृष्णा उनके डिवीजन कमांडर से मिलने आती है और वे बताता है मैंने ये र्यूमर सुने हैं कि स्लम्स में रहने वाले तीनों डेमी ह्यूमंस के बीच में अब सुलह हो चुकी है। और ये बात सुनकर कृष्णा को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। उसका कमांडर ये कहता है मुझे भी इस बात पे यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है और अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस साइन है, हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे तीनों एक साथ मिल जाए तो टॉप पर बैठे सारे के सारे लीडर्स को ओवरथ्रो कर सकते हैं और हमारे इस किंगडम के सिटीजन्स और एरिस्टोक्रेट्स के लिए ये काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर ये दोनों अच्छे से जानते थे कि इन तीनों के बीच में सुलह करवाने वाला कोई चौथा जना ही होगा। फिर वो सारा का सारा मैटर कृष्णा के हाथों में सौंप देता है और इस तरफ जेनोस अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जोफिया और उसके भाई को हील कर रहा था। जोफिया उसे ये बात बताती है कि वो एक चोर है और रॉयल नाइट्स ने उसके ऊपर काफी टाइम से नजर बनाई हुई है, जिसकी वजह से इसे बार बार इंजरी होती रहती है। अब लिली रात का खाना तैयार कर लेती है और कार्मेलिया जेनोस से कहती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में तुम अकेले हो जो कि स्लम्स के इन तीनों के तीनों बॉसेस को एक साथ ला सकते हो। पक्का अगर किसी भी रॉयल नाइट को तुम्हारे बारे में खबर पड़ गई तो तुम्हारे पीछे पूरी की पूरी आर्मी बढ़ सकती है। फिर अगले ही सीन में हम कृष्णा को देखते हैं जो कि स्लम्स में आ जाती है और वो यहाँ पर हर मोहल्ले को देख रही थी और देखती है कि सारी की सारी रेसेस एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल कर रह रही है। जिसके बाद वो एक लिजर्ड मैन से पूछती है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, सारे लोग इतने कैसे है? और वो ये कहता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन कृष्णा को ये बात समझ में नहीं आती कि सारी चीजें इतनी ज्यादा कैसे सुधर सकती है, जिसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस लिजर्ड मैन से पता करती है। तो ये कहता है ये लोग इतने भी बुरे नहीं है कि ये पूरी जिंदगी फाइट करते रहे। लेकिन कृष्णा को हर बार उसके आंसर में कुछ कमी महसूस हो रही थी तो उससे बार बार ट्राई करती है, पर वो ये कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें मैं इससे ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता। और फिर वो वहाँ से जाने का ट्राई करता है पर कृष्णा उसके सर पर गन तान देती है। लेकिन तभी वो जोफिया को अपने पास से जाते हुए देखता है और उन्हें आवाज लगाता है अबे ओए मेरी हेल्प करो यहाँ पर। ये सुनते ही कृष्णा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो जेनोस के क्लिनिक में आती है। वो जेनोस से ये बहाना मारती है कि उसे सही रास्ता पता नहीं है। जैसे ही लिली उसके पास आती है उसे लगता है लिली एक स्लेव है, जिसके की बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनोस पर अपनी पॉइजन गन से फायर करती है। लेकिन तुरंत ही
लिली उसे बचाने के लिए आगे भागती है और फिर उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो यहाँ पर बस एक जॉब कर रही है। और कृष्णा ये कहती है कि मैंने अपने काम में कभी गलती नहीं करी, लेकिन एक मेरी वीकनेस है कि मुझे काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन कृष्णा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जेनोस अभी भी सही है और वो जेनोस से पूछती है तुम यहाँ पर इतने आराम से कैसे बैठे हो? मेरी पॉइजन गन का अटैक तो तुम्हें लगा था ना? हाँ, ये मेरा डिफेंसिव मैजिक है ना, मैंने इसका इस्तेमाल करा। क्या तुम्हें डिफेंसिव मैजिक आता है? वाओ। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि जेनोस एक ऐसा बंदा है जो कि काफी लंबे टाइम से डिफेंसिव मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और इसलिए इसका डिफेंसिव मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है। अब जेनोस और कृष्णा बात कर रहे होते हैं। कृष्णा उसे कहती है तुम एक मास्टर मेज हो जिसने की डिफेंसिव मैजिक को मास्टर किया हुआ है, क्यों है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो जेनोस को जोफिया के बारे में बताना शुरू करती है। उसने जोफिया से फाइट की थी और उसने उसके हाथों को डैमेज करा था, पर जब उसने उसे दोबारा देखा तो उसका हाथ पूरी की पूरी तरह रीजनरेट हो चुका था और जिस इंसान ने उसकी ये मदद करी होगी उसका इस पूरी की पूरी स्लम पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। जेनोस उसे पूछता है तुम्हें इसके इस काम से इतनी दिक्कत क्यों है? तो कृष्णा उसे बताती है वे स्लम से इसलिए डरती है क्योंकि स्लम में रहने वाले किसी बंदे ने उसकी माँ की जान ले ली थी, जबकि इसकी मॉम काफी ज्यादा दिल से अच्छी इंसान थी। वे स्लम्स के बच्चों को खाना खिलाया करती थी, लेकिन एक दिन बस किसी ने उनकी जान ले ली क्योंकि उसे उनके हाथ में पड़ी वो रिंग चाहिए थी। तभी से कृष्णा ने डिसाइड करा था कि वे इनविंसिबल हीरो बनेगी जो कि दूसरों की मदद कर उन्हें जस्टिस दिला पाएगी और ये काफी कम उम्र में ही एक वाइस कमांडर बन चुकी है। अब जैसे ही ये सारी बातें खत्म होती है तो कृष्णा यहाँ से चली जाती है और फिर जोफिया यहाँ पर आ जाती है। जेनोस उसे वापस से हील कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं दरवाजे पे और कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि कृष्णा ही थी। वो उसे कहती है मैं दोबारा रास्ता भूल गई। अरे नहीं जोफिया। और वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है और कृष्णा उस पर बंदूक तान देती है। जोफिया ये बताती है कि वो ये सब बस इसलिए आई है ताकि वो रास्ता पूछ सके, लेकिन तभी कृष्णा ये देखती है किसी ने जोफिया का हाथ वापस से हील कर दिया है और वो ये कहती है कि वो इंसान जो भी है वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को सही कर रहा है, लेकिन कैपिटल के लिए वो एक डीमन से कम नहीं है। जोफिया उसे कहती है मैंने ये बात सुनी है कि सारे के सारे रॉयल नाइट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ट्रैक कर रही है, और मैंने ये भी सुना है उसके पीछे एक एरिस्टोक्रेट का हाथ है। लेकिन कृष्णा को इसकी इन बातों पर यकीन नहीं आता तो जोफिया उसे सारा कुछ समझाती है कि वो इंसान जो भी है वो पक्का एक एरिस्टोक्रेट है और सभी को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा रैकेट स्लम में चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही वो दोनों में बहस हो रही होती है, तभी जेनोस सामने आता है और वो कहता है कि मैं ही मीडिएटर हूँ। जैसे ही कृष्णा ये सुनती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मीडिएटर जो भी है उसकी स्पेशलिटी तो हीलिंग मैजिक है और तुम तो बैरियर मैजिक के स्पेशलिस्ट हो ना। तब जेनोस उसे बोलता है मेरे पास हीलिंग मैजिक भी है और डिफेंसिव मैजिक भी। कृष्णा वहाँ से चली जाती है ये बोलते हुए देखो मुझे तो यकीन नहीं है कि तुम मीडिएटर हो, लेकिन तुम जो भी हो तुम मीडिएटर और इन 3 स्लम बॉसेस के साथ हो तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में ये देखते हैं कि कृष्णा कमांडर के ऑफिस में आ जाती है और वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा चोरी चकारी हो रही है और साथ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी, और ये वही इंसान है जिसका की नाम सोफिया ने लिया था जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो फिर कमांडर उसे उस एरिस्टोक्रेट के घर पर भेज देता है। कृष्णा वहाँ पर जाकर सारी चीजों की चेकिंग कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। तब वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से जाती है और ढूंढते ढूंढते उसे एक अंडरग्राउंड तहखाना दिखता है जहाँ पर काफी सारी बच्ची बंधी हुई होती है। कृष्णा उनके पास जाती है और ये कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि वो जो एरिस्टोक्रेट था वो मैजिक गन के साथ कृष्णा के पीछे खड़ा हुआ था और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुम जैसा एक मामूली नाइट मेरे काम में दखल अंदाजी करे। इससे पहले वो कृष्णा को दोबारा से अटैक कर पाता। जेनोस और जोफिया यहाँ पर आ जाते हैं। वो एरिस्टोक्रेट उन्हें देख कर ये कहता है तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक छोटा मोटा हीलर हूँ। तभी वो जेनोस पर अटैक कर देता है, पर इससे जेनोस का बाल भी बागा नहीं होता और वो बार बार जेनोस पर अटैक कर रहा होता है, पर जेनोस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके की बाद वो अपनी मैजिकल गन छोड़कर यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जेनोस इसके सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। तुम मेरे सामने से ये गन दूर रखो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ और वैसे भी मेरी कोई तुमसे दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मनी की बात कर रहे हो और वो भी तुम 1 सेकंड पहले तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। वो जेनोस से माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनोस बोलता है
सिर्फ मुझसे ही नहीं, तुम्हें और किसी से भी माफी मांगनी चाहिए। अरे मालिक, वो कौन है जिससे मुझे माफी मांगनी है? अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही तो रुको। और फिर ऐसा बोलकर जेनस उस पर शूट कर देता है। कृष्णा उससे बात पूछती है कि तुमने उसे जान से मार दिया क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस गन के ऊपर एक लिमिटर लगाया हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। कृष्णा की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो एक कहती है, यहाँ पर जो भी हुआ तुम उसके बारे में रॉयल नाइट्स को खबर कर देना। वैसे भी काम काफी ज्यादा है और अब मैं इस दुनिया में और नहीं जी पाऊंगी। जेनस से बोलता है, ये काम तुम ही कर देना। और फिर वो उसे एक ही सेकंड में हील कर देता है। जैसे ही कृष्णा अपने हाथों को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि जेनस ही वो मीडिएटर है और साथ ही साथ इसके पास दो टाइप के मैजिक है, हीलिंग मैजिक और डिफेंसिव मैजिक। अब कृष्णा इमोशनल होकर ये बोलती है, मैं कोई रियल हीरो नहीं हूँ। एक रियल हीरो तुम्हारे जैसा होता है। मैं तो पूरा का पूरा टाइम स्लम्स के इन 3 बॉसेस पर ही शक कर रही थी, लेकिन जेनस उसे बोलता है, एक रियल हीरो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा होता है। और फिर वो जोफिया को बोलता है और जोफिया अपने लिजर्ड मैन के साथ सारे के सारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ये सारे के सारे बच्चे बच चुके हैं। अब हम जेनस का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर एस्टन नाम का एक हीरो स्लम्स में कुछ हीलर्स को ढूंढ रहा था। तब उसे जेनस दिखा तो जेनस ने उसे बताया कि ये काफी अच्छा हीलर है। तो एस्टन ने इसे अपनी पार्टी में रख लिया और जब ये लोग फाइट करने जाया करते थे और एस्टन को कोई भी इंजरी हुआ करती थी तो जेनस इतनी जल्दी उसे हील कर दिया करता था कि एस्टन को खुद को ही पता नहीं लगता था। और फिर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जेनस उसके ऊपर बफ मैजिक का भी इस्तेमाल करता था, जिससे कि इनकी पार्टी वन ऑफ द टॉप रैंकिंग पार्टी बन चुकी थी। लेकिन किसी को भी जेनस की इन स्किल्स पर बिलीव नहीं था, जिसकी वजह से उसे इस पार्टी में से निकाल दिया गया। और अब हम देखते हैं इन लोगों को जो कि वापस से एक केव में जा रही है ताकि ये कुछ मॉन्स्टर की हंटिंग कर सके। इनके मॉन्स्टर थे फ्लेम वुल्फ और उनसे फाइट करते दौरान एस्टन बड़े ही आराम से उनके अटैक को झेल पा रहा था, लेकिन इसके टीममेट काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्टन को वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है। अब ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे, क्या वाकई में जेनस की वजह से ही ये लोग एक टॉप रैंकिंग गिल्ड थे? क्या जेनस के जाने की वजह से वाकई में इनकी ताकत कम हो चुकी है? लेकिन एस्टन को इनकी बातों पर कुछ भी बिलीव नहीं होता, तो वो वापस से जाने के लिए एक और हीलर को पकड़ कर लाता है। अब ये वापस से उस केव में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे फायर वुल्फ वापस से इन पर अटैक कर देते हैं और ये वापस से अच्छे से लड़ रहे थे। तभी एक फायर वुल्फ एक फायर बॉल इसके एक टीममेट की तरफ मारता है, जिसके की बाद वो टीममेट काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इन्हें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। एस्टन अब अपने उस हीलर को बोलता है, इसे जल्दी से हील कर दो, लेकिन इसका हीलर बोलता है, मैं इसे जल्दी से हील नहीं कर सकती और हमें इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। जिसको कि देखने के बाद एस्टन समझ जाता है जेनस वाकई में एक फर्स्ट क्लास हीलर था। अब ये आराम से बैठा हुआ होता है और जिसे एस्टन ने ये टास्क दिया था वो इस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं किसी और पार्टी के पास चला जाता, इतना आसान काम तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो एस्टन अपना मन बना लेता है, उसे जेनस को वापस से अपनी पार्टी में ऐड करना होगा, जिसके लिए वो उसे ढूंढने के लिए स्लम्स में निकल पड़ता है। तो वो सबसे पहले 3 बॉसेस के पास जाता है। जोफिया उसे जेनस की लोकेशन बताने के लिए साफ मना कर देती है और वहाँ से भगा देती है। लुवी और लिंगा भी यही करती है, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, तो वो परेशान होकर खुद ही जेनस को ढूंढने लगता है। पर तभी अचानक से एस्टन ये देखता है कि जेनस लिली के साथ उसके सामने से जा रहा है, तो वो उसे आवाज लगाता है और जेनस उसे देखने के बाद इग्नोर कर आगे चल पड़ता है। और तभी एस्टन देखता है कि उसके आसपास काफी सारे डेमी ह्यूमंस हैं, जो कि उससे पूछ रहे हैं कि आज आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और एस्टन की ये देखकर फटकर 4 हो जाती है। अब जेनस और लिली यहाँ से जा रहे होते हैं, तो एस्टन उससे कहता है, क्या तुम सच में वापस नहीं आओगे? मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ और वैसे भी तुम जानते ही होगे कि मैं कौन हूँ, जिसने तुम्हें स्लम से उठाकर इतना आगे पहुँचाया है। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ये बात सुनते ही एस्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनस पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कृष्णा उसके ऊपर अपनी मैजिकल गन से अटैक कर देती है और कहती है, मैं एक रॉयल नाइट हूँ और तुम मेरे सामने किसी पर ऐसे अटैक कैसे कर सकते हो? एस्टन की ये देखकर काफी ज्यादा फट जाती है कि कृष्णा जेनस के साथ क्या कर रही है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में सारे लोग क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं और जोफिया जेनस को बताती है, तुम्हें ढूंढने के लिए एक काफी पावरफुल गिल्ड का लीडर आया था, जिसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सुनते ही भगा दिया। और ये जो बंदा है, इसकी जो गिल्ड है, वो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और वैसे भी एक अंडरग्राउंड
हीलर को हायर करने के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो कार्मेलिया उसे कहती है अगर वे लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए तो पक्का उनके पास पैसों की तो कमी नहीं है। अब ये सारे बात कर ही रहे होते हैं और देखते देखते टाइम बीत जाता है और ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं लिली ज़ेनोस के पास आती है। लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने यहाँ पर लाइट्स ऑन देखी तो मैं यहाँ पर आ गई। और वो उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और साथ में उसके हेड की मसाज कर रही होती है। अरे लिली तुम ये क्या कर रही हो? जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। अब अगले पल में लिली खुद घोड़े बेचकर सो जाती है और ज़ेनोस लिली को वापस से उस कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है जहाँ पर कार्मेलिया बैठी हुई चाय पी रही होती है। और वो ज़ेनोस से कहती है कि तुमने बताया नहीं, जब तुम स्लम्स में रहते थे तो तुमने अपने आप हीलिंग मैजिक कैसे सीख लिया? तब ज़ेनोस से बोलता है ये बात काफी अजीब है क्योंकि एक बार मुझे किसी को रिवाइव करना था तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा और मुझे अपने आप ही हीलिंग मैजिक आ गया। और कार्मेलिया ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। क्या तुम्हें रिवाइवल मैजिक भी आता है? ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। अब ज़ेनोस भी उससे 300 साल पहले की सारी बातें सुनता है। तो कार्मेलिया उसे बताती है जब कार्मेलिया जिंदा थी तो उसके साथ जो जो हुआ वो सारी चीजें भूल चुकी है। लगता है तुम्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है। और तभी हम ये देखते हैं कि आसपास से काफी सारी भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती है और ये दोनों अलर्ट मोड पर चले जाते हैं। कार्मेलिया ये कहती है पक्का ये सारी आवाजें स्लम्स में से आ रही है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्लम्स में एक काफी खतरनाक जाइंट गोलम है जो कि सारे के सारे स्लम्स को तबाह कर रहा है। ज़ेनोस और जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर आया था जहाँ पर उसे मिलने 3 स्लम की वे बॉसेस आई होती है। लिंगा बताती है कि उसकी काफी सारी वेयरवुल्फ बुरी तरीके से घायल है और लगभग आधी ऑर्क्स भी सीरियसली इंजर्ड है। ज़ेनोस उनकी बातें सुनने के बाद बोलता है जहाँ तक कि मैं इस गोलम को देख पा रहा हूँ ये मुझे आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म लग रही है। लोवी बताती है कि इसकी ऑक्स ने बताया था ये जो गोलम है ये स्लम्स के अंदर से आ रहा था। ज़ेनोस सस्पेक्ट करता है कि अंडरग्राउंड गिल्ड ने ये सब करा है लेकिन अभी सामने मुसीबत खड़ी थी और ज़ेनोस को कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो वो उन लोगों को बोलता है जाओ जाके जल्दी से सारे के सारे इंजर्ड लोगों को मेरे पास लेकर आओ और हाँ इस हेल्प का तुम्हें काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। अब आसपास काफी सारे लोग आ जाते हैं और ये सारे लोग काफी इंजर्ड थे तो ज़ेनोस हाई हील का इस्तेमाल करता है और आसपास पड़े सभी इंजर्ड लोगों को एक ही पल में ठीक कर देता है। तभी हम देखते हैं दूर खड़ा पहाड़ पर एक बंदा ज़ेनोस की इस हीलिंग मैजिक को देख रहा है और यही बंदा है जिसने की गोलम को इन स्लम्स में छोड़ा है। अब ज़ेनोस शांति से बैठ जाता है। तो चलो सारे लोग हील हो चुके हैं, अब बस एक मुसीबत रह गई है ये गोलम, ये भी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। कार्मेलिया बताती है गोलम जब तक नहीं रुकते जब तक कि वो अपने ऑर्डर्स को पूरा न कर ले और जैसा कि मैं इसे देख पा रही हूँ इसका ऑर्डर होगा डिस्ट्रॉय द स्लम्स। ये जब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय न कर ले तब तक नहीं रुकने वाला है। ज़ेनोस बोलता है अरे नहीं यार अब मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। कार्मेलिया बोलती है अगर तुम उससे फाइट करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें वॉर्न कर दूं। गोलम के पास होती है एक कोर जो कि माना स्टोन से बनी होती है और वे माना स्टोन्स मिलते हैं डीमन किंग के कैसल में। तो जाओ जाकर उसके उस माना स्टोन को तोड़ दो ताकि वो गोलम रिलीज हो जाए। तो ज़ेनोस उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। वो इस गोलम का काम तमाम करेगा, साथ ही साथ तीनों बॉसेस भी उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। अब ये लोग उस गोलम के आगे जाते हैं और गोलम भी इन्हें नोटिस कर लेता है। ज़ेनोस इन तीनों को बोलता है ज़ोफिया जाओ जाकर हमला करो, मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगा। और फिर जब ये लोग दौड़ रहे होते हैं तो ज़ेनोस इनके ऊपर एजिलिटी बूस्ट नाम का ये स्पेल कास्ट करता है और ये लोग फील करते हैं कि इनकी फीट काफी ज्यादा लाइट हो चुकी है और अब ये काफी तेजी से दौड़ पा रहे हैं। ज़ेनोस उनके ऊपर 3-4 बफ्स और लगाता है और ये लोग बिल्कुल किसी मॉन्स्टर जितने पावरफुल हो जाती है। इनके एक ही अटैक में गोलम गिर गया था लेकिन गोलम जाने जाते हैं अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी की वजह से तो वो जल्दी से ही रीजनरेट हो जाता है और लिंगा को काफी दूर फेंकता है। सभी को लगा था लिंगा का तो काम तमाम हो गया लेकिन लिंगा को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ज़ेनोस ने उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करा था। अब ज़ोफिया और वे दोनों उस गोलम के साथ लड़ने लग जाते हैं। ज़ेनोस उन्हें अच्छे से बैकअप दे रहा था। वे लोग बार बार उस गोलम को डैमेज करते हैं लेकिन हर बार वो रीजनरेट हो रहा था। तब ज़ेनोस बोलता है मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, ये रीजनरेट होने में थोड़ा टाइम लेता है तो जाओ जाके इसके पैर काट दो। और ज़ोफिया और लिंगा ऐसा ही करती है जिसकी की बाद वो गोलम गिरने लगता है लेकिन तभी ज़ोफिया बोलती है अबे ओए डॉक्टर वहाँ पर एक बच्चा बचा हुआ है क्या? अरे नहीं मैं टाइम पर नहीं पहुँच सकता। और तभी वहाँ पर उस बच्चे पर गोलम गिर जाता है लेकिन ज़ेनोस देखता है इस गोलम ने उस बच्चे को बचाया है यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव हर चीज को डिस्ट्रॉय करना नहीं है बल्कि है ज़ेनोस के साथ फाइट करना। और वो पहाड़ पे खड़ा इंसान भी जाने लग जाता है और मन ही मन बोलता है ज़ेनोस तुमने एक और बार विक्ट्री क्लेम कर ली लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब उस गिरे हुए गोलम को ज़ेनोस स्कैन करता है और बोलता है इसके मैजिक स्टोन दिल के पास है,
हमें अब वहीं पर हमला करना होगा। और हम देखते हैं थोड़ा फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर एस्टन उस बंदे के पास गया था क्योंकि उसे जेनोस के साथ बदला लेना था, लेकिन बदला लेने की आग में वो इतना ज्यादा अंधा था उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे लाकर जेनोस के लिए गोलम बनना चूज करा और अब वो जेनोस के पीछे पड़ा हुआ है। तो यानी कि ये बंदा है एस्टन। जेनोस को यही सब समझ में आ गया था तो वो उन तीनों को बोलता है, ओए तीनों सुनो, यहाँ से जाओ, हम अभी भी लड़ सकते हैं जेनोस, तुम बस ऑर्डर दो। अरे नहीं, अब मैं बाकी सब संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ से इवैक्यूएट करो। मेरे टीचर ने काफी बार ये लाइन रिपीट करी थी, हीलर को कभी भी फ्रंट लाइन पर बैटल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल बैटल है, मुझे इसे खुद ही सेटल करना होगा। कार्मेलिया भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि सूरज उगने वाला था और कार्मेलिया एक घोस्ट है तो सूरज उसके लिए डायरेक्ट एनिमी है। तो वो गोलम उठता है और जेनोस की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है और जेनोस भी जल्दी से उसके हाथों के हमले को डॉज करता है और इसी के साथ साथ अपने माना से जो वो स्कैल्पल बना रहा था उसे एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर उसके दोनों हाथों को काट देता है। अब बारी थी उसके सीधा चेस्ट की, जिसे कि काटने के बाद जेनोस को दिखता है एस्टन और एस्टन को देखने के बाद जेनोस सीधा उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। पहाड़ पे खड़ा वो इंसान ये देखकर हैरान हो जाता है, वाओ ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तुमने अपने पुराने टीममेट को हराया, आई मीन मारा, और वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, तुम सचमुच बदल चुके हो जेनोस। लेकिन तभी उसे कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है और वो देखता है जेनोस बार बार उसके ऊपर हमला करे जा रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ वो एस्टन को हील भी कर रहा था, जिसकी वजह से मैजिकल स्टोन के जो छोटे छोटे टुकड़े एस्टन की बॉडी से अटैच्ड है, हर अटैक में वो उससे दूर जा रहे थे और एस्टन धीरे धीरे कर हील हो रहा था। लेकिन एस्टन के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो बार बार मरकर वापस से जिंदा हो रहा था। जेनोस उसे बोलता है, सच बताओ तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और ये मेरी जॉब है। अब ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला करता है और उसके मैजिकल स्टोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एस्टन अब उसके आगे जिंदा बैठा हुआ था। अब देखते ही देखते सूरज उग जाता है और सूरज उगने के साथ ही एस्टन जेनोस के आगे सर झुकाकर माफी मांग रहा था। जेनोस बोलता है, सर उठाओ एस्टन, देखो तुमने जो डिस्ट्रक्शन फैलाया है इसे ध्यान से देखो, देख लिया, अब एबिलिटी बूस्ट 10 टाइम्स आर्म स्ट्रेंथ और ये लो। ऐसा बोलने के बाद जेनोस उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें क्यों हील कर रहा था, मुझे तो बस तुम्हें पीटना था और मैं तुम्हें जब तक पीटूंगा जब तक कि तुम बेहोश नहीं हो जाते। अब काफी देर के बाद एस्टन की आँख खुलती है और वो पूरा नंगा पुंगा वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके पास वो मैजिक नाइट आती है और बोलती है, एस्टन तुम्हें मैं अंडर अरेस्ट करती हूँ क्योंकि तुमने काफी सारे डिस्ट्रक्शन फैलाया है और तुम्हें जेल में ले जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जेनोस ने मुझे एक मैसेज बोलने के लिए बताया था, तुम्हारी जो स्वॉर्ड थी जिसे कि तुमने अंडरग्राउंड लैबिरिंथ से लिया था वो जेनोस थोड़े दिनों के लिए बोरो कर रहा है ताकि वो उसे बेचकर यहाँ के इन घरों को ठीक करवा सके। एस्टन को रियलाइज होता है जेनोस उसके साथ हमेशा से कितना अच्छा रहा है और उसने हमेशा सिर्फ जेनोस को दुख ही पहुंचाया है। अब उसके पास जब एक भी चीज लेफ्ट नहीं है तो उसे जेनोस की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है और तभी वो अपने हाथों में देखता है जहाँ पर था एक गोल्ड कॉइन और जेनोस ने ये इसे दिया था ताकि ये अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सके, जिसे देखने के बाद एस्टन रोने लग जाता है और इसी के साथ जेनोस भी अपने घर पर वापस चला गया था, जहाँ पर जाते जाते वो काफी थक भी चुका था। तो स्लम की ये तीनों बॉसेस उसकी हेल्प करती है उसे घर पर पहुंचाने में। अब अगला दिन होता है और जेनोस आराम से रिलैक्स कर रहा था, तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और ये थी कृष्णा, जो कि उसके लिए एक न्यूज लेकर आई थी। कृष्णा ने एस्टन से पूछताछ करी और उसने उस आदमी का पता लगाया जो कि अपने आप को गाइड के नाम से बुलाता है, उसी ने एस्टन का ये हाल करा था। जोफिया भी बताती है उसने ये नाम अंडरग्राउंड गिल्ड में सुना था, लेकिन वो हमेशा अकेले ही रहता था और इन लोगों ने उस गाइड के ठिकाने पर भी रेड मारी थी, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ। अब ये लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी जेनस बोलता है, बातचीत तो ठीक है लेकिन ये बता सकते हो तुम लोग इतनी दूर दूर क्यों बैठे हो, ये काफी ऑकवर्ड है। कृष्णा बोलती है, अबे ओए मैं रॉयल नाइट हूँ, मेरी भी कोई पोजीशन है, मैं इन डेमी ह्यूमंस के साथ क्यों बैठूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वैसे भी हम तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे ही क्यों। जेनस ने बोलता है, अगर फाइट ही करनी है तो बाहर जाके करो, और वैसे भी मैं काफी थका हुआ हूँ। और अब उन्हें निकालने के बाद जेनोस बैठा होता है, लिली उसके पास आती है और उसे बोलती है, जेनोस मैंने देखा गोलम अटैक के बाद आप काफी ज्यादा थके थके लगते हो, तो क्या मैं। तभी वहाँ पर जोफिया आ जाती है और बोलती है, ओए जेनोस मेरे पास एक प्रपोजल है, वो गोलम आया था ना जिसने तुम्हारी ऐसी कर दी थी, हाँ भाई, तो क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग चले ताकि तुम रिकवर हो सको। जेनोस बोलता है, हाँ आइडिया तो अच्छा है, और जोफिया वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बाद लिंगा आती है और बोलती है, जेनोस मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग में चले। जेनोस उसे भी हाँ बोल देता है और लिली ये देखकर बिल्कुल ही रोने की हालत में हो जाती है क्योंकि वो भी जेनोस से सेम चीज पूछने आई थी। अब तभी वहाँ पर लोई भी आ जाती है और जेनोस बोलता है, हाँ तुम्हें भी हॉट स्प्रिंग चलना है। अरे हाँ सही बोल रहे हो तुम,
आइडिया अच्छा है, तो चलो चलते हैं। और इसी के बाद वहाँ पर कृष्णा भी आ गई थी, जो कि उससे सेम चीजें पूछने आई थी। जेनोस उनके जाने के बाद सोचता है आज सबको क्या हो रहा है, सभी को हॉट स्प्रिंग ही जाना है। कार्मेलिया भी नीचे आती है और बोलती है चलो भाई पैकिंग कर लो, मैं भी चलूंगी हॉट स्प्रिंग, बहुत दिन हो गए वहाँ पर गए, लगभग 150 साल हो गए होंगे। और अब ये लोग आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग में और ये लोग मिक्स्ड बात कर रहे थे जेनोस वाले पूल में। जोफिया भी आ जाती है। जेनोस बोलता है अबे ओए ये मेंस बात है, तो क्या हुआ, वैसे भी हॉट स्प्रिंग में हम अकेले हैं और हमने पूरे हॉट स्प्रिंग को खरीद लिया है, तो मैं जहाँ चाहे वहाँ ना होगी। तभी वहाँ पर लिंगा भी आ जाती है और ये दोनों लड़ रही थी कि तुम जेनोस के पास क्या कर रही हो। और तभी लोई भी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है अबे ओए क्यों लड़ रहे हो, जेनोस को बॉडी वाली लड़कियां पसंद है, क्यों भाई जेनोस। और अब इन तीनों में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। कृष्णा वहाँ पर आती है और वो भी लड़ने लगती है और अब जेनोस काफी मुश्किलों से उन्हें वहाँ से भगाता है। अब ये लोग रात को अच्छे से एंजॉय करते हैं और जब अगला दिन होता है तो हॉट स्प्रिंग में एक एक्सप्लोजन होती है और वहाँ की एक कस्टमर भागते भागते वहाँ पर आई थी, जो कि देखती है यहाँ के कुक के हाथ जल चुके हैं। वो लड़की उन्हें बोलती है मैं एक हीलर हूँ, मैं ट्राई करूंगी इन्हें हील करने का। और फिर वो उस पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन वो बोलती है इतना सब कुछ इन्हें प्रॉपरली हील करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप इन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तभी वहाँ पर जेनोस भी आ जाता है, जो कि उनसे पूछता है हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। तब वो लड़की बताती है इसको इंजरी हो चुकी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे रॉयल हॉस्पिटल में लेकर जाने में। जेनोस उन्हें बोलता है इतनी सी चोट के लिए तुम हॉस्पिटल ले जाना चाहती हो, ये ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते एक छोटा सा हीलिंग स्पेल भी कास्ट कर जाता है। उस लड़की को लगता है जेनोस तो काफी रूड है, उसे ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तभी वो ओनर उठकर खड़ा हो जाता है। उस लड़की को समझ में नहीं आता कि ये बंदा कौन था जिसके के पास एक इतना हाईली रैंक्ड मैजिक था। तब वो वापस से अपने कॉलेज में जाती है, जहाँ पर एक एलीट हीलर जो कि उसका मेंटोर भी था, जिसका की नाम है बैकर, उसको ये सारी न्यूज रिपोर्ट करती है। बैकर उसे बोलता है अगर तुम सही बता रही हो तो हीलर एक काफी एक्सेप्शनल हीलर है और ऐसे हीलर हमारे टाउन में 10 से भी कम है, लेकिन कोई नहीं, अगर वो अपनी जिंदगी शांति से बिताना चाहता है तो हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। लेकिन तभी वो लड़की बताती है उस लड़के का नाम था जेनोस और उसने एक ब्लैक ओवरकोट भी पहना हुआ था। तभी ब्लैक ओवरकोट की बात सुनते ही बैकर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और बोलता है तो चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है आप उसे कैसे ढूंढने वाले हो। तब बैकर बोलता है जैसे तुमने उसकी प्रोफाइल बताई है वो एक स्लम में रहने वाला हीलर होगा, यानी कि एक अंडरग्राउंड हीलर। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जेंडा को, जो कि अपने साथ बैकर को लाया था और वो बताता है जेनोस मैं रास्ते में चल रहा था तब मैंने इसे देखा, इसके मुंह से खून निकल रहे हैं। जेनोस उसे बोलता है जल्दी से इसे बेड पर लेटाओ और हाँ इससे दूर रहना, हो सकता है ये बीमारी कंटेजियस हो और कोरोना की तरह तुम्हें भी लग जाए। अब वो एनालाइज करता है और उसे पता चलता है बैकर को तो रेड लंग डिजीज है, जो कि काफी ज्यादा कोविड-19 से मिलती जुलती है और ये भी सेम टू सेम एक पेंडेमिक थी जिसने की काफी सारे लोगों की जान ली है। जेनोस अब उसका अच्छे से डायग्नोसिस कर रहा था, लेकिन तभी वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है। बैकर बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा डायग्नोस करा तुमने, एक अंडरग्राउंड हीलर हो ना। अच्छा सॉरी मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, हेलो मैं हूँ एक लाइट हीलर रॉयल हॉस्पिटल का और मेरा नाम है बैकर। जेनोस को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तब वो बोलता है अरे भाई मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, ये कोई रेड लंग नहीं है बल्कि ये तो मैंने खुद से एक फेक बीमारी बनाई है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, जिसे कि देखने के बाद बैकर बोलता है ओए उमीन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं, आपको पता भी है आपने क्या करा है, जल्दी से आप क्लिनिक चलो, आपने वो रेड लंग वाला वायरस ले लिया है बिना किसी प्रिकॉशन के। अरे वो मैंने वीक तो कर दिया था, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलता है और समझ जाता है कि ये जो ड्रग उसने लिया था उसका असर काफी बेकार है, लेकिन वो रेड लंग जितना सीरियस नहीं है। तो वो एक एंटीडोट ले लेता है और बोलता है अब इसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा। अब बैकर जेनोस को बताता है वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना कि एक कमाल का हीलर है जो कि ब्लैक ओवरकोट पहनता है, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि वो तो तुम हो, मुझे लगा और कोई था। जेनोस उसे बताता है ये ब्लैक ओवरकोट उसे उसके टीचर ने दिया था, लेकिन जेनोस को उसके टीचर का नाम भी नहीं पता है। तो बैकर उसे बोलता है ओए जेनोस मेरे लिए एक जॉब करोगे रॉयल हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पर तीनों बॉसेस आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हारे घर के ऊपर एक रेड फ्लैग देखा, कार्मेलिया ने हमें सिग्नल दिया है, यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है। जेनोस इस लड़की को पीटना है क्या। तभी वो बोलता है तीनों स्लम बॉसेस वो भी एक साथ मुझे पीटने के लिए। अरे भाई लग रहा है मुझे प्रोफेशनल डील करनी पड़ेगी। तो सुनो जेनोस मेरे लिए एक काम करोगे, अगर तुमने वो काम करा तो तुम्हारा काफी फायदा होने वाला है। उमिन उन्हें बताती है ओए बॉसेस सुन लो पहले तो, जो तुम्हारे आगे खड़ा है ये इसी ने रेड लंग का क्योर ढूंढा था और तुम्हारी स्लम्स में फ्री में बांटा था, तो इससे थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। जेनोस उसकी इस फीट को सुनने के बाद हैरान हो जाता है। तो वो उसे बोलता है क्या सच में तुमने रेड लंग का क्योर ढूंढा था और उसी के साथ साथ तुम मेरे टीचर को भी जानते हो है ना, क्या तुम मुझे उनके बारे में और बताओगे। हाँ अगर तुम रॉयल हॉस्पिटल में आओगे तो मैं तुम्हें और डिटेल्स दे सकता हूँ, अदरवाइज भूल ही जाओ तुम। तो अभी ऑफिशियल हो गया था कि जेनोस जाने वाला है रॉयल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में। तो अब अगले दिन जेनोस हॉस्पिटल की ड्रेस पहनने के बाद वहाँ पर एज अ स्टूडेंट जाता है। जेनोस इस जगह को देखने के बाद बोलता है ये कितनी बड़ी है, मैं इतनी बड़ी जगह में कभी नहीं आया। अब बेकर उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और वहाँ पर जेनोस देखता है काफी सारे मेडिकल की बुक्स रखी हुई है। तो बेकर उसे बोलता है तो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा टास्क बताता हूँ। हाँ, तुम्हें ढूंढना है कुछ मिसिंग लोगों को, लेकिन ढूंढना मेरी स्पेशलिटी नहीं है। हाँ मुझे पता है, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम्हें बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जो कि करने के लिए तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना होगा ताकि तुम और ज्यादा कन्वीनियंटली इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको। तो जेनोस बोलता है इन्फॉर्मेशन तो मैं गैदर कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पहचानता भी नहीं है। तब बेकर उसे बताता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी रिपोर्ट में ये लिखा है कि तुम एब्रोड से आए हो और तुम इस एकेडमी के स्पेशल स्टूडेंट हो, तो क्या अब तुम काम करना स्टार्ट करोगे। अब जेनोस को उसके डोम में ले जाया जाता है। जेनोस वहाँ पर जाकर देखता है लिली वहीं पर है। तो उमिन उसे बताती है बेकर ने लिली को अप्रूव करा है और वो तुम्हारी बहन बनकर यहाँ पर रहने वाली है। लिली बोलती है बहन नहीं, मैं इसकी वाइफ हूँ। वाइफ नहीं, सिस्टर हो तुम। और लिली मुंह बना लेती है। जेनोस अब उसका थैंक यू बोलता है और उमिन वहाँ से चली जाती है। तभी जेनोस देखता है वहाँ पर कार्मेलिया भी आई हुई है। जेनोस उसे बोलता है यहाँ पर ध्यान से रहना, आस पास काफी सारे हीलर है, कोई भी तुम्हें कभी भी एक्सरसाइज कर देगा। हाँ, जैसे कि मेरे को कोई भी एरा गहरा हीलर एक्सरसाइज कर सकता है, तुम ही स्पेशल हो जो कि मुझे एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ तो चलो मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे भी थोड़ा काम है, आखिर मैं कर्सिस की क्वीन जो हो। अब क्लासेस खत्म होती है और उमिन और जेनो कैंटीन में बैठे हुए थे। उमिन उसे बोलती है आज की क्लासेस कैसी गई। जेनोस बोलता है कुछ नया ही नहीं था, ये सब तो मुझे ऑलरेडी आता है। उमिन बोलती है तुम वाकई में जीनियस हो, तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पर एकेडमी में टेस्ट दोगे तो तुम्हें हीलर का लाइसेंस भी मिल जाएगा और चाहो तो तुम एडवेंचरर भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिव्यू को पास करना होगा। और हाँ, हमारे इस इंस्टीट्यूशन में तुम एडवांस्ड हीलिंग मैजिक को भी सीख सकते हो। जेनोस उसे बोलता है वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे उस मिसिंग पर्सन के बारे में बताओ, थोड़ी डिटेल्स मिल जाती तो। तभी उमिन बताती है वो मेरा सीनियर है जिसका की नाम है एल्फ्रेड, वो एक सीनियर हीलर है और साथ ही साथ डेप्यूटी डायरेक्टर भी है। मिस्टर बेकर ने बताया था कि जो एल्फ्रेड है उसने बेकर की काफी ज्यादा हेल्प करी थी रेड लंग की वैक्सीन बनाने में। हाँ तो तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका की मुझे फायदा मिले। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है प्रोफेसर गोल्ड्रेन। गोल्ड्रेन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग का वाइस प्रेसिडेंट है और ये एक सीनियर हीलर है और इसकी क्लास होती है 7। जेनस बोलता है ये क्लास 7 का मतलब क्या होता है। तभी उमिन उसे एक्सप्लेन करती है क्लास 7 टॉप रैंक होती है जिसके की बाद इलाइट हीलर्स आते हैं। लेकिन जेनस को समझ में नहीं आता इसके चारों तरफ इतनी भीड़ क्यों है, और जबकि बेकर जो की एक इलाइट हीलर है उसके कमरे में तो बुक्स के सिवाय और कोई है ही नहीं। तभी उमिन उसे बताती है इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और लोग इसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी मानते हैं, तो इसी वजह से सभी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। और हाँ, तुम्हारी जो मैं लीड की बात कर रही थी वो है गोल्ड्रेन, तुम्हें उनके फैक्शन में रिक्रूट होना पड़ेगा। जेनोस उसे पूछता है मुझे इसके फैक्शन में ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा। यमिन उसे बोलती है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ये तुम्हें अपने आप अपने फैक्शन में रिक्रूट कर लेगा। तभी वहाँ पर गोल्डन के एक फैक्शन का मेंबर आता है, इसका नाम है क्रैश, जो कि उन्हें हाय हेलो बोलकर चला जाता है। जेनोस भी अब उठकर वहाँ से चला गया था। अब हम जेनोस का थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो स्लम्स में रहा करता था वो हमेशा ट्राई करता था मरे हुए लोगों को जिंदा करने का। उसका मास्टर उसे हमेशा बोलता था तुम कभी भी मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। और जेनोस और उसका दोस्त मिलकर इसके मास्टर के अंडर हीलिंग मैजिक सीखा करते थे और इसके इस दोस्त का नाम है विलिट्रा। विलिट्रा और जेनोस मिलकर हीलिंग मैजिक सीखते थे, लेकिन विलिट्रा हमेशा जेनोस से एक कदम पीछे ही रहा करता था। अब जेनोस वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो क्लास में लेक्चर ले रहा था। जेनोस को झपकी आ रही होती है, तभी उनका टीचर बोलता है अरे यार बहुत हो गया बोरिंग लेक्चर, तुम में से कोई बता सकता है अगर तुम लोग एडवेंचर पे गए हो तो वहाँ पर तुम्हारी कोई अच्छी सी डिस्कवरी करी हो। तभी एक बंदा बोलता है हाँ सर, मैंने एक बार एक रेत को देखा था। तब उनका टीचर बोलता है वाओ व्हाट अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या तुम लोगों को पता है रेत जो होती है वो डंजन में सर्वाइव कर रही होती है और उसे हराना काफी मुश्किल होता है। एक पूरी की पूरी टीम लगती है एक रेत को मारने में, और ऐसा बोला जाता है जब भी तुम रेत को देखो तो वहाँ से उल्टे गली भाग लो और उसे हराने का कोई भी तरीका नहीं होता। हाँ तो दोस्तों, बाकी तुम लोगों में से और किसी के पास भी कुछ एक्सपीरियंस है जैसे कि किसी अनडेड से लड़ने का। तभी क्रैश खड़ा होता है और बोलता है जैसा कि आप लोगों को पता है मैं गोल्डन रिसर्च लैब का एक मेंबर हूँ और मैं काफी सालों तक एडवेंचरर भी रहा हूँ। मैंने एक बार 30 घोस्ट को अकेले ही हरा दिया था। सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, लेकिन क्रैश जेनोस को टारगेट करते हुए बोलता है अबे ओए स्पेशल ट्रेनिंग, हाँ तू तेरे पास है क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस। जेनोस मन ही मन सोचता है, जेनोस मन में सोचता है मैं तो हजारों लाखों गोश्त को अकेले हरा सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, छोटे बच्चों को भी खुश कर देना चाहिए। हाँ सर, मैं भी 30 गोश्त को अकेला हरा सकता हूँ। क्रैश बोलता है झूठ मत बोलो, लेकिन जेनोस बोलता है अरे यार 30 गोश्त को अकेले हराने में कितना ही टाइम लगना है, 1 से 2 मिनट।
क्या 1 से 2 मिनट? तुम सच में झूठ बोल रहे हो। टीचर उन्हें बोलता है, जेनोस क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने इतने सारे घोस्ट कहाँ पर देखे थे? तो जेनोस उसे बोलता है, जब मैं कमिंगटन में अंडरग्राउंड मेज में एडवेंचर कर रहा था तब वहाँ पर मैंने काफी सारे घोस्ट को देखा था और मैंने अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें प्योरीफाई कर दिया था। उनका टीचर भी सोचता है, अरे यार ये कौन सा स्टूडेंट आ गया है मेरे पास। अब ट्रेस उठकर जेनोस के पास बैठ जाता है और सोचता है मैं इसका पर्दाफाश कर रहूंगा। अब क्लास में मैजिक सर्कल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जेनोस सोचता है, अरे यार मुझे तो मैजिक सर्कल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। तभी टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है, अब आकर एक एक करके अपने अपने मैजिक सर्कल्स दिखाओ जिसमें तुम परफेक्ट हो। क्रेस एक मैजिक सर्कल को ड्रॉ करता है और टीचर भी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, क्रेस तुम मेरे फैक्शन में ज्वाइन होना चाहोगे? अरे नहीं सर, मैं प्रोफेसर गोल्डन के फैक्शन में पहले से हूँ। और हाँ सर, ये जो स्पेशल ट्रेनिंग जेनोस है ना, ये भी आना चाहता है, क्या आ सकता है? और क्रेस ने सोचा था कि जेनोस की अब बेइज्जती होने वाली है। तो जेनोस आगे आता है और सोचता है, मेरे मास्टर ने तो मुझे आज तक बस यही सर्कल बनाना सिखाया है। और फिर वो एक ऐसा सर्कल बना देता है जो कि आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। क्रेस हंसता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है ये तुमने क्या बना दिया? लेकिन उनका टीचर है वो हैरान हो जाता है और बोलता है, अबे ओए ये तुझे किसने सिखा दिया? यहाँ पर इनफिनिट स्पाइरल है जो कि किसी के भी हीलिंग मैजिक को एम्पलीफाई कर देते हैं। क्या ये रीजनरेशन है? हाँ ये रीजनरेशन करने वाला मैजिक सर्कल है, लेकिन इस वाली सर्कल की मदद से सिर्फ हम एक फिंगर या फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटों को हील कर सकते हैं, वो भी रीजनरेशन की मदद से। लेकिन इस सर्कल को चलाने में काफी सारा माना यूटिलाइज होगा, है ना? नहीं, ये बिल्कुल थोड़ी सी माना से एक्टिवेट हो सकता है। और जेनोस उन्हें वो एक्टिवेट कर दिखाता है। उनका टीचर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, क्रेस तुम ऐसी तैसी कराओ। जेनोस तुम मेरे फैक्शन में आना चाहोगे? अरे नहीं सर, माफ करना मुझे। अब हम गोल्डन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट आया था। वो उसे बताता है, सर मैंने अभी एक न्यूज सुनी है, हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल ट्रेनी आया है जो कि ये क्लेम करता है कि वो 30 घोस्ट को सिंगल स्पेल में प्योरीफाई कर सकता है। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये बहुत बड़ा काम है और हम बस इसी फीड की वजह से उस बंदे को अपने फैक्शन में एडमिट कर लेंगे। तुमने हमारे फैक्शन को समझ के रखा है। और तभी वहाँ पर आ जाता है एक दूसरा असिस्टेंट जो कि बोलता है, सर अभी एक न्यूज आ रही है, काफी सारे अनडेड पीछे वो जो सिमेंट्री है ना, सुला सिमेंट्री, वहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। हाँ तो भेजो किसी को जो कि उसे हैंडल कर सके। और हाँ साथ ही साथ उस स्पेशल ट्रेनी को भी भेजना जो कि अनगोस्ट को अकेले एक मूव में हरा सकता है ना? जाओ भेजो उसे। और जेनोस तक ये न्यूज पहुंच जाती है। अब रात को जेनोस लिली और कार्मिलिया के साथ डिनर पर बैठा था। जेनोस उन्हें बताता है अभी वो अनडेड से लड़ने जाएगा। कार्मिलिया बोलती है, अबे तुम मेरे भाई बहनों को मारने जा रहा है, जाओ मारो, वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब रात को खाना खाने के बाद सभी स्टूडेंट्स सिमेंट्री में आते हैं जहाँ पर वे अनडेड से लड़ने वाले हैं। यहाँ पर काफी सारे अनडेड होते हैं। अब ये लोग एक एक कर अपने हीलिंग मैजिक से अनडेड को मार रहे थे। क्रेस इन्हें लीड कर रहा था और उसने जेनोस को साइड में रहने के लिए बोला था। तभी इन लोगों को चारों तरफ से अनडेड ने घेर लिया और क्रेस को समझ में नहीं आता अब मैं इन्हें कैसे हराऊंगा। तभी जेनोस हाई हील का इस्तेमाल करता है और सारे अनडेड प्योरीफाई हो जाते हैं। और क्रेस उसका क्रेडिट खा जाता है और बोलता है, देखा मैं बोल रहा था ना, मैं 30 से ज्यादा घोस्ट को अकेले हरा सकता हूँ। अमीन बोलती है, अब जेनोस का था ये हीलिंग मैजिक, पागल हो चुकी हो क्या? एक स्पेशल ट्रेनी ऐसी चीज कैसे कर सकता है? ये तो एक हाई लेवल स्पेल है जो कि गोल्डन के कैपेबल मेंबर्स ही कर सकते हैं। चलो अब चलते यहाँ से। और अब ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी जेनोस उन्हें रोकते हुए बोलता है, अभी सारे अनडेड नहीं मरे। और तभी वहाँ पर आ जाता है ज़ोंबी किंग। अमीन उसे बोलती है, क्रेस जाओ, तुम तो बोल रहे थे ना तुमने इतने सारे घोस्ट को अकेले हराया है, अब इस ज़ोंबी किंग से भी भिड़ जाओ। क्रेस के तोते उड़ जाते हैं, मैंने तो मजाक में बोल दिया था, अब मैं ये कहाँ पर फंस गया। और जेनोस भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। क्रेस एक बंदे को बोलता है, जाओ जाकर रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आओ, मैं इसे यहाँ पर होल्ड करता हूँ। अब क्रेस उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़ोंबी किंग साथ साथ रीजनरेट हो रहा था और अब वो क्रेस के पीछे पड़ जाता है और क्रेस काफी मुश्किल से उसके हमलों को डॉज कर पा रहा था। अमीन जेनोस को बोलती है, जेनोस इस बार इस क्रेस की हेल्प मत करना, इसे सीखने दो कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। जेनोस उसे बोलता है, तुम ये तो कह रही हो लेकिन तुम खुद यहाँ पर हो ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको, है ना? तभी ज़ोंबी किंग क्रेस को दूर फेंकता है और क्रेस अपने आप को हील करता है, लेकिन वापस से ज़ोंबी किंग उस पर हमला करता है और अब हाथ में पकड़ लेता है। और जेनोस और उमिन देखते हैं कि क्रेस की काफी सारी हड्डियां टूट चुकी है और अब ज़ोंबी किंग उसे इससे पहले खा लेता। जेनोस आता है और अपने हीलिंग मैजिक से क्रेस को बचा लेता है और साथ ही साथ क्रेस हील भी हो चुका था। अब जेनोस वापस से अपने डोम में आ जाता है, जहाँ पर जब कार्मिलिया को वो सारी बातें बताता है तो कार्मिलिया बोलती है, लग रहा है वो ज़ोंबी किंग मुझसे मिलने आया था। दरअसल जो हम रैत होती है हम काफी पावरफुल
होते हैं और जो कमजोर अनडेड होते हैं वो हमारे से नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं। तो क्या अब तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो? अरे नहीं, इससे तो मेरा फायदा ही हुआ है, मैं तुम्हें वापस से क्यों भेजूंगा? तुम्हें अपने साथ रखना ही सही डिसीजन होगा। अब अगले दिन की सुबह क्रैश को गोल्डन फैक्शन में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसका एक मेंबर क्रैश की तारीफ करते हुए बोलता है, वाओ क्रैश, सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुमने अकेले उस अनडेड ज़ॉम्बी किंग को हरा दिया। लेकिन ऐसा कुछ मैंने ज़ेनो के बारे में नहीं सुना, इसका की मतलब है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना? लेकिन फिर क्रैश बोलता है, एक्चुअली वो मुझे एक चीज बतानी थी। दरअसल जिसने ज़ॉम्बी किंग को हराया था वो मैं नहीं बल्कि ज़ेनोस था, मैंने अपनी आंखों से देखा। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो किसी का उद्धार नहीं रखता। अब बेकर ज़ेनोस को अपने पास बुलाता है और बोलता है, ज़ेनोस कांग्रेचुलेशंस, गोल्डन रिसर्च लैब ने तुम्हें अपने पास बुलाया है, जाओ और जाकर उनके इंटरव्यू दो और उनका फैक्शन ज्वाइन कर लो। ज़ेनोस बोलता है, अरे यार अब ये इंटरव्यू भी होगा क्या? जिसके के बाद ज़ेनोस गोल्डन रिसर्च लैब में जाता है, जहाँ पर खुद प्रोफेसर गोल्डन उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा, तुम क्या कर सकते हो ज़ेनोस? मैं तो बस हीलिंग कर सकता हूँ। क्या बस हीलिंग? लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में और ही कुछ खबर सुनी है, तुम्हें लग रहा है खुद की कैपेबिलिटीज बतानी नहीं आती और तुम हीलर की जॉब को काफी हल्के में नाप रहे हो। तुम्हें पता नहीं है हम ही इस किंगडम की बैकबोन है और जिस फैक्शन में तुम खड़े हो वो यहाँ का टॉप फैक्शन है। और अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम बदले में हमारे लिए क्या करोगे? तो लो ये पेपर है, इसके ऊपर अपना मैजिक सर्कल बनाओ। ज़ेनोस ऐसा ही करता है और जब गोल्डन उसके हीलिंग सर्कल को देखता है तो उसको ज़ेनोस के अंदर कुछ नजर आता है और वो बोलता है, जहाँ तक मैं इस हीलिंग सर्कल को देख पा रहा हूँ तुमने कोई फॉर्मल एजुकेशन रिसीव नहीं करी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हीलिंग मैजिक की तरफ काफी अच्छी नजर है और अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम एक दिन टॉप रैंकिंग हीलर बन सकते हो। और हाँ, कल से तुम लैब को ज्वाइन कर लेना। अब अगला दिन आता है और प्रोफेसर गोल्डन अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ पूरे कॉलेज का चक्कर लगा रहा था। दरअसल ये ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि ये अपनी पावर्स शो ऑफ कर सके और आने वाले प्रेसिडेंट वाले इलेक्शंस में खड़ा होकर मेजोरिटी से जीत सके। क्रैश ज़ेनोस को बोलता है, अबे यहाँ पर क्या कर रहा है, चल के परेड में हिस्सा ले। ज़ेनोस बोलता है, ये ऐसा क्यों करते हैं? तब क्रैश इसे सारी बातें समझाता है और ज़ेनोस को ये काफी लेम आइडिया लगता है, लेकिन क्रैश बोलता है, हमें बस शो ऑफ नहीं करना होता बेटे, हम प्रोफेसर गोल्डन के स्पेशल पेशेंट से भी मिलते हैं जो कि काफी अमीर लोग होते हैं और अब हम देखने वाले हैं प्रोफेसर का वर्ल्ड फेमस मैजिक। ज़ेनोस इस चीज को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो आगे भागता है तो वो नोटिस करता है गोल्डन अपने पेशेंट से बात कर रहा है जिसने की अपनी अंकल तुड़वा ली। तो गोल्डन उसके पैर को देखने के बाद, अब ये 3 जने आ गया और इसके बाद वो उन तीनों का लाइफ फोर्स इकट्ठा करता है और उसके पैर की अंकल को एक ही मिनट में ठीक कर देता है। ज़ेनोस ये सब देखकर वापस आता है और बोलता है, अब तुम मुझे बताओगे ये प्रोफेसर का कौन सा हीलिंग मैजिक था जिसमें कि मल्टीपल हीलर्स लगते हैं? अरे यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, दरअसल हमारे प्रोफेसर का स्पेशलिटी है हेल्थ ट्रांसफर मैजिक। किसी भी बंदे का माना और उसका लाइफ फोर्स इकट्ठा कर किसी और को हील कर सकते हैं। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जिन बंदों से उनका लाइफ फोर्स लिया जाता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम भी नहीं होती, क्योंकि एक नॉर्मल सी स्लीप के बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब ये लोग वापस से राउंड करने लग जाती है। क्रैश उसे बताता है, मेरा भी एक दिन सपना है कि मैं प्रोफेसर गोल्डन के किसी यूज आ सकूं ताकि वो मुझे डिनर में इनवाइट करे। डिनर? अब ये कौन सी बला है भाई? अरे यार बुद्धू, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। हमारे फैक्शन में जो टॉप मेंबर्स होते हैं प्रोफेसर उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं डिनर के लिए और ये स्पेशल लोग होते हैं। और जब ज़ेनोस बेकर के पास जाता है तो बेकर उसे बोलता है, अगर तुम गोल्डन के घर पर उसके डिनर तक पहुंच पाए तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। और फिर वो जब उठने लगता है तो काफी सारे कॉइंस नीचे गिर जाते हैं। तो बेकर उसे बोलता है, ज़ेनोस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम इन कॉइंस में से किसको सबसे पहले उठाओगे तो तुम किसे चूज करोगे? और अपना जवाब ध्यान से देना। ज़ेनोस बोलता है, मैं सभी को उठाने वाला हूँ, वो भी एक साथ। तभी उमिन वहाँ पर आ जाती है और बेकर को वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम रात को देखते हैं लिंगा को, जो कि ज़ेनोस के घर में घुस रही थी। वो यहाँ पर आई थी ताकि वो इस घर की साफ सफाई कर सके और ज़ेनोस के आने के बाद अपना इम्प्रेशन जमा सके। लेकिन वहाँ पर बाकी दोनों स्लम बॉसेस भी आई थी और अब ये लोग मिलकर पूरे ऑफिस को क्लीन कर देते हैं। अब अगला दिन होता है और ज़ेनोस देखता है क्रैश के हाथ में एक पपी है। ज़ेनोस बोलता है, अबे ये पपी किसका है? क्रैश उसे बताता है, ये नॉर्मल पपी नहीं है, ये खुद गोल्डन सर का पपी है और इसे वॉक पर लेकर जाना किसी प्रिविलेज से कम नहीं है। अगर मैं इसका ढंग से ध्यान रख सकता हूँ तो प्रोफेसर गोल्डन मुझे डिनर पर भी बुला सकते हैं और ये सबसे ज्यादा नोबल जॉब है। अबे साफ बोलना, तू उसका पर्सनल असिस्टेंट है और प्रमोशन के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी गोल्डन फैक्शन का वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाता है जिसका की नाम है मिस्टर बोन्स।
ये बंदा एक नशेड़ी है जो कि हमेशा नशे में रहता है और वो उस कुत्ते को देखकर भड़क जाता है और बोलता है ये कितना भद्दा दिखता है और तुम ये क्या घटिया सी जॉब कर रहे हो, तुम कोल्ड के कोई नौकर वोकर हो क्या। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़कर एक बोतल को उस पपी की तरफ फेंकता है जिससे कि क्रैश के हाथों से उसकी शीट छूट जाती है और फिर वो दौड़ते दौड़ते सीधा एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। क्रैश उसे जल्दी जल्दी हील करने लगता है, लेकिन ये इनफ नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी पर अभी भी स्कार्स थे और गोल्डन को स्कार्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब क्रैश को हो सकता है इस फैक्शन से निकाल दिया जाए। तब जेनोस आगे आता है और हाई हील का इस्तेमाल करता है। क्रैश को लगा था ये भी इसके स्कार्स को नहीं मिटा सकता, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है जो पपी था वो बिल्कुल नया बन चुका था और जेनोस उसे वहाँ से उठाकर लेकर चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं गोल्डन को जो कि अपने ऑफिस में वापस से आया था। उसका असिस्टेंट बोलता है, सर आपके मुंह पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही है, क्या लॉर्ड फ्लैनेल के साथ आपका वो डिनर अच्छा नहीं गया। गोल्डन बोलता है अपने कम से कम रखो और हम देखते हैं डिनर का सीन जहाँ पर वो लॉर्ड गोल्डन को बोलता है मेरी बेटी के मुंह पर एक स्कार हो चुका है जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो ओड फेस का केस है। ओड फेस प्रोफेसर क्या आप इस बीमारी के लिए कुछ कर सकते हो। लेकिन गोल्डन को ये काफी ज्यादा टेंशन थी क्योंकि वो जो लॉर्ड है वो एक रॉयल्टी है और अगर गोल्डन उसकी बेटी की सर्जरी करेगा तो उसके मुंह पर अगर स्कार छूट गया तो फिर ये लॉर्ड हो सकता है गुस्से में आकर इसे प्रेसिडेंट बनने में भी सपोर्ट ना करे। लेकिन अगर इसने वो सर्जरी सक्सेसफुल परफॉर्म कर ली देन इसका प्रेसिडेंट बनना गारंटीड है। तब गोल्डन के आगे दो चॉइसेस थी क्योंकि गोल्डन को इतनी टेंशन थी तो फिर उसका मन कर रहा था कि वो अपने उस पपी के साथ खेले, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। रास्ते में मिस्टर बोन मिलता है जो कि उसे बोलता है अपने पपी को ध्यान से देखना, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। गोल्डन उसे बोलता है अगर तुम्हारा इस चीज में हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे मेरी तरफ क्यों आ रहा है, वो जो तेरा असिस्टेंट था ना उसने उसे ऑलरेडी हील कर दिया है। तब गोल्डन वहाँ से चला जाता है और फिर जाकर अपने पपी से मिलता है जो कि बिल्कुल तरीके से ठीक था। गोल्डन देखता है कि एक छोटा सा स्कार भी नहीं था तो वो अपने मन में सोचता है क्या वाकई में हमारे फैक्शन में एक ऐसा हीलर है जो कि स्कार भी नहीं छोड़ता, वो तो उस सर्जरी में काम आ सकता है। तो अब हम अगले सीन में क्रैश को देखते हैं जो कि जेनोस के आगे भीख मांग रहा था। अरे भाई प्लीज मेरे साथ उस सर्जरी में चल लो। भाई कौन सी सर्जरी यार, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे भाई लग रहा है तुम्हें नहीं पता, तुमने उस पपी को हील करा था ना और कोई भी स्कार नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से प्रोफेसर गोल्डन को लग रहा है मैंने ही उस पपी को हील करा है और मुझे वो एक रॉयल्टी की सर्जरी में लेकर जाना चाहते हैं। अगर मैं वहाँ पर गया और मेरे से स्कार छूट गया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार। जेनोस बोलता है हाँ भाई सोचूंगा मैं। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है जो कि उनके लिए चाय लाई थी। क्रैश देखता है लिली यहाँ पर ये छोटी बच्ची क्या कर रही है। मैं दरअसल जेनोस की बहन हूँ। वाओ जेनोस तुम्हारी कितनी क्यूट सिस्टर है। लिली क्यूट वाली बात सुनकर शर्मा जाती है और जेनोस के पास चली जाती है। क्रैश बोलता है अबे मेरे से मत डरो, मैं भी तुम्हारा भाई जैसा ही हूँ, तो मेरी भी छोटी बहन हो, मुझे ऐसा घटिया बिग ब्रदर नहीं चाहिए, मेरे लिए जेनोस ही बहुत है। अरे यार यहाँ पर भी। अब थोड़ी देर बाद जेनोस, क्रैश और गोल्डन लॉर्ड फ्लैनल के मेंशन में जाते हैं जहाँ पर लॉर्ड फ्लैनल उसे बताता है वो दरअसल जो मेरी बेटी है शार्लेट वो सर्जरी को करवाने के लिए मना कर रही है और उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया है, प्लीज आप भी कुछ कर सकते हो। तो फ्लैनल उसे शार्लेट के रूम के बाहर लेकर जाता है जहाँ पर सबसे पहले फ्लैनल उसे मनाने की कोशिश करता है। बेटा मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है, तो मैं सच बोल रहा हूँ इस सर्जरी के बाद तुम्हारे मुंह पर एक भी स्कार नहीं छूटेगा। गोल्डन भी आगे आता है और बोलता है हेलो मिस, मेरा नाम है गोल्डन और मैं रॉयल हॉस्पिटल का एक मेंबर हूँ। क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं आपकी कंडीशन को ट्रीट कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और बोलती है अगर गलती से भी एक छोटा सा स्कार भी छूट गया तो मेरी पूरी 7 नोबल फैमिलीज में बेइज्जती हो जाएगी। क्रैश साइड में प्लान बनाता है अगर वो इसे मना लेगा और सर्जरी परफॉर्म कर देगा तो हो सकता है ये लड़की क्रैश से इम्प्रेस होकर उससे शादी कर ले और फिर ये क्रैश भी नोबल्टी बन जाएगा। तो क्रैश आगे जाता है और उस लड़की को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे दूर भगा देती है। एक छोटा सा असिस्टेंट मेरे को मनाएगा क्या, भागो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा मर्डर करूं। अब बस जेनोस की बारी बची थी तो जेनोस भी आगे जाता है और बोलता है हेलो शार्लेट मेरी बात सुनोगी। फिर से कोई आ गया, भागो भाई यहाँ से, मेरे को किसी असिस्टेंट से बात नहीं करनी, जब तुम्हारा मास्टर ही कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या ही कर लोगे। तो जेनोस उसे बोलता है मैं तुम्हें कोई मनाने नहीं आया हूँ, समझी लड़की, अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करवानी है तो ठीक है हम नहीं करने वाले, और वैसे भी वो जो तुम्हें बीमारी हुई है वो तुम्हें जान से नहीं मारेगी, लेकिन जल्दी ही थोड़े दिनों में तुम्हारा फेस एक ओल्ड लेडी की तरह बन जाएगा जबकि तुम्हारी एज यंग रहेगी। तो चॉइस इज योर, सर्जरी करवाओ या फिर मत करवाओ। गोल्डन जेनोस की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है
अरे ओ ये क्या कर रहा है, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। तभी हम देखते हैं शार्लेट ने दरवाजा खोल दिया है और वो बोलती है क्या क्या सच में मेरा मुंह एक ओल्ड लेडी की तरह हो जाएगा। गोल्डन भी झूठ बोल देता है, हाँ सच में लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरी आप एक बूढ़ी अम्मा बन जाओगे। है क्या क्या मैं क्या करूँ, मुझे एक बूढ़ी औरत नहीं बनना, तो आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कोई मेरे मुंह पर एक कट भी मारे और मुझे दर्द से तो बहुत डर लगता है, तो मैं सर्जरी तो नहीं करवाने वाली। वो लॉर्ड भी उसे मनाने लग जाता है। देखो बेटा जो प्रोफेसर है वो एक सबसे इलाइट हीलर है, ठीक है, अगर उन्होंने तुम्हें हील करा है तो स्कार नहीं छूटने वाला। हाँ तो ये गारंटी दे सकते हैं इस बात की, जब तक आप लोग गारंटी नहीं दोगे तब तक मैं ये सर्जरी नहीं करवाने वाली। और ऐसा बोलकर शार्लेट वहाँ से भाग जाती है और गोल्डन वापस से जेनस को उसके पास भेजता है। शार्लेट एक जगह खड़ी थी जहाँ पर काफी सारी बर्ड्स थी। जेनस भी वहाँ पर आता है और वो उसे मनाने आया था। जेनस बोलता है तुम्हारी एक बर्ड को चोट लगी है और इसके बाद वो उसे हील कर देता है और वो बर्ड वापस से उड़ने लगती है। शार्लेट बोलती है तुम्हें पता है वो बर्ड इंजर्ड हो चुकी है और अब वो कभी उड़ नहीं पाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी अब किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी में नहीं जा सकती इस कार की वजह से। लेकिन तभी वो देखती है वो बर्ड उड़ पा रही है और उसे जेनस की एबिलिटीज पर भरोसा होता है, तो वो सर्जरी करने के लिए मान जाती है। अब सर्जरी को अरेंज करा जाता है तो गोल्डन क्रेस को बोलता है क्रेस तुम करोगे सर्जरी और हाँ स्कार मत छूटने देना। क्रेस बोलता है अबे ओए जेनोस मेरे को तो सर्जरी करनी आती नहीं है। जेनोस से बोलता है घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा और अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं टेक ओवर कर लूंगा। हाँ तुमने बड़ी सर्जरीज करी तो थी यार आज से लगभग 7-8 साल पहले जब मैं 6 साल का बच्चा था। कोई नहीं मैं तुम्हारी बात मानूंगा, कम से कम कुछ ना सही से कुछ तो सही। तभी ये लोग सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं। जेनोस देखता है ये लोग आयरन से बने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेनोस तो हमेशा माना से स्कैल्पेल को बनाता था। तो अब क्रैश पॉइंट नंबर 3, 7 और 10 पर एक कट लगाने वाला होता है, लेकिन तभी जेनोस उसे रोककर एक स्कैनिंग कर बताता है तुम्हें वहाँ पर कट नहीं लगाना, इसके जो फेस की ग्रोथ है वो हो रखी है 2, 6, 9 और 10 पर, जाओ जल्दी से वहाँ पर कट लगाओ। इसके बाद क्रैश वैसे ही करता है। जेनोस उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और क्रैश उसे अच्छे से फॉलो कर रहा था। तभी वे देखते हैं जो ओल्ड फेस है उसकी जो रूट्स है वो काफी अंदर तक घुसी हुई है और यहाँ से अगर ये इस नस को काटेंगे तो थोड़े दिनों बाद वो वापस से ग्रो हो जाएगी और लड़की कभी ट्रीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये इसे जड़ से उखाड़ेंगे तो इसकी अपीयरेंस हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि इसका फेशियल स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो गोल्डन बोलता है हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जड़ से मिटाएंगे तो ये बीमारी वापस आ जाएगी, अदरवाइज वो लॉर्ड हमारी ऐसी तैसी कर देगा और मैं प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाऊंगा। वे इन सारी चीजों को सोच ही रहे होते हैं, तभी जेनोस आगे आता है और उसे जड़ से उखाड़ देता है। तभी गोल्डन चिल्लाता है और बाहर वो लॉर्ड आता है और पूछता है हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे मेरे इडियट असिस्टेंट ने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करा और उसने मैडम की नर्व्स काट दी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अपने हेल्थ ट्रांसफर मैजिक से उसे रिपेयर कर सकता हूँ। पर उनका फेस अब हमेशा वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज आएगा। लेकिन जेनोस उन्हें बोलता है रुक जाओ, बस फेस को पहले जैसा करना है ना वो मुझ पर छोड़ दो। जेनोस उन्हें बोलता है टेंशन मत लेना सर या लॉर्ड जो भी हो तुम, मैं आपकी बेटी को वापस से पहले जैसा कर दूंगा। और इसके बाद वो सर्जरी को परफॉर्म करता है और थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म हो गई थी और शार्लेट अपना चेहरा देखने के बाद काफी खुश हो जाती है। फाइनली मेरा प्यारा सा चेहरा मेरे को वापस मिल गया, मजे आ गए डैडी। जिसके बाद शार्लेट अपने पापा से जेनोस के बारे में पूछती है और वो जेनोस से काफी इम्प्रेस भी हो गई थी। अब जेनोस डॉक्टर बैकर के रूम में साफ सफाई करवा रहा था, तभी क्रेस उसके पास आता है और बोलता है भाई तुम्हें पता है आज हमारे लिए एक गुड न्यूज है, प्रोफेसर गोल्डन ने हमें अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाया है। और अब फाइनली जेनोस का एक और मकसद पूरा हो गया था। तो रात को गोल्डन फैक्शन के सारे इंपॉर्टेंट बंदे प्रोफेसर के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें स्पीच देता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारे प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह प्रेसिडेंट बनेगा तुम्हारा ये अपना गोल्डन, क्योंकि मेरे पास मोर देन इनफ वोट्स है और इसी के साथ साथ लॉर्ड फ्लैनल का भी फुल सपोर्ट। तो फिर तुम लोग भी जो भी इस पार्टी में प्रेजेंट हो मैं उन्हें एक अच्छी पोजीशन पे लाने की कोशिश करूंगा। अब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जेनोस का फोकस था यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। तो वो मिस्टर बोन्स के पास जाता है और मिस्टर बोन्स बोलता है हाँ भाई कौन है तू? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। लास्ट डिनर पार्टी में एक एल्फ्रेड नाम का बंदा यहाँ पर आया था ना, है ना? हाँ वो लड़का रिसर्च लैब से, मुझे याद है वो मेरे लिए थोड़ा पानी भी लेकर आया था। तो आपने उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज नोटिस करी? नहीं जहाँ तक मैंने सोचा है, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ वो एक काफी अच्छा बच्चा था और अब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जेनस बोलता है इसे सच में कुछ याद नहीं है, लेकिन लिली बताती है इसे सच में सब कुछ याद ही है, वो तो बस हमें इसे मनाना आना चाहिए। जिसके के बाद लिली काफी सारी वाइन्स की बोतलें ले आती है
और फिर मिस्टर बोन्स को पिलाने लगती है। कार्मेलिया ने लिली को सिखाया था दारू के नशे में इंसान हमेशा सच ही बोलता है, तो वो उसे काफी ज्यादा पिलाने लगती है। मिस्टर बोन्स ने इतनी पी ली थी कि वो अब अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। तब लिली बोलती है अगर हमें इससे अब बात उगलवानी है तो आपको एल्फ्रेड वाला वो पूरा सिनेरियो रिक्रिएट करना होगा। जाओ जाकर प्रोफेसर के लिए पानी लेकर आओ। लेकिन तभी मिस्टर बोन्स जेनस को देखकर बोलते हैं गोल्डन तुम जल्दी ही हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट बनने वाले हो और इसी के साथ साथ एक नोबिलिटी भी तुम्हारे साथ है। तुमने वो सब अचीव कर लिया जो तुम उस रात चाहते थे। कौन सी रात की बात कर रहे हो? अरे मेरे मजे मत लो। 13 साल पहले तुम्हें पता है मैंने और तुमने क्या करा था? क्या हुआ था 13 साल पहले? मुझे मत बताना कि तुम भूल चुके हो। अरे यार 13 साल हो गए है ना, तो मेरे दिमाग थोड़ा मतलब नहीं रिकॉल कर पा रहा है, तो तुम मुझे बता सकते हो। लग रहा है तुम सच में बेवकूफ हो। वो एक्सप्लोजन वाला दिन तुम कैसे भूल सकते हो, जिस दिन के बाद से लॉर्ड फ्लैनेल ने तुम्हें रॉयल हॉस्पिटल में एक अच्छी पोजीशन दिलवाई थी। और ऐसा बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जेनोस और लिली उसे वहीं पर छोड़कर वापस से रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर कार्मेलिया उनके पास आती है और फिर थोड़ी देर की बात के बाद वो उन्हें उस एक्सप्लोजन के बारे में बताती है, लेकिन उसे स्पेसिफिक्स नहीं बताते। वही दूसरी तरफ हम स्लम्स में देखते हैं जेनुस के क्लिनिक में जोफिया और बाकी दोनों बैठी होती है। तभी जोफिया का भाई वहाँ पर आता है और बोलता है मुझे एक इंजरी हुई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन जेनुस वहाँ पर नहीं होता, तो जोफिया डिसाइड करती है कि वो जेनुस के उस इंस्टीट्यूट पे जाएगी, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का केस है और जेनुस अपने पेशेंट को कभी भी मरने नहीं देगा। अब कार्मेलिया जेनुस को बताती है मैंने ये सुना है 13 साल पहले की वो एक्सप्लोजन की वजह से गोल्डन की पूरी पोजीशन ही चेंज हो गई थी। उससे पहले वो एक नॉर्मल हीलर था, लेकिन जब से उसने लॉर्ड फ्लैनेल की जान बचाई है तब से वो इस अकेडमी में एक अच्छी पोजीशन में आ गया है। जेनुस बोलता है लग रहा है उस एक्सप्लोजन में लॉर्ड घायल हुए थे, जिसके की बाद गोल्डन ने उन्हें हील करा, जिसकी वजह से वो एक अच्छी पोजीशन पे आए, है ना। अब इन लोगों के आगे सब कुछ साफ साफ था। लग रहा है गोल्डन ने किसी को सेक्रीफाइस करा था फ्लैनेल को जिंदा रखने के लिए, और मिस्टर बोन्स ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था, तो इसी वजह से उसने इस बेवड़े को भी अपना सेक्रेटरी बना रखा है। अब तभी बाहर लड़ाई हो रही होती है और हम देखते हैं उमिन को, जो कि गार्ड्स से पूछ रही थी कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन वो उसे रोकते हैं क्योंकि इसके पास इन्विटेशन नहीं था। तभी वहाँ पर तीनों स्लम्स की बॉस जोफिया के भाई के साथ आ जाती है और जेनुस देखकर हैरान हो जाता है कि जोफिया का भाई काफी ज्यादा इंजर्ड है और अब उसे हील करना ही होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। तो वे लोग मेंशन के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिसके बाद गोल्डन काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ये लोग स्लम से आए थे। पर जेनुस सीधा वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो गोल्डन उसे रोकता है, लेकिन जेनुस नहीं मानता और सीधा वहाँ से कूदकर उनके पास जाता है। क्रैश सोचता है जेनुस ही है जिस बंदे ने आज तक मेरी हेल्प करी है, मुझे भी उसकी हेल्प करने जाना होगा। तो ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से भाग जाता है। गोल्डन बोलता है कितने बेवकूफ लोग थे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी। अब जेनुस उसे जल्दी से हील कर देता है और क्रैश बोलता है जेनुस अगर मेरे लिए भी कुछ काम हो तो बताओ, मैंने भी तुम्हारी तरह उस फैक्शन को छोड़ दिया है। अबे ओए तुम्हें ये ऐसा करने के लिए किसने बोला था? जोफिया उसे पूछती है ये लड़का कौन है? तब जेनुस बोलता है ये मेरा छोटा भाई है। अब अगले दिन जेनुस बेकर के कमरे में जाता है, जहाँ पर बेकर उसकी इन स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। बोलता है थैंक यू जेनुस, तुम्हारी वजह से वो 13 साल पहले वाली मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी है और इसी के साथ साथ मेरे पास मोर देन इनफ प्रूफ है उसे इस पोजीशन से हटवाने का। अब बस तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें शाम तक का वेट करना पड़ेगा ताकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लूँ। अब शाम को ये सभी लोग बढ़िया पार्टी कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। क्रैश काफी ज्यादा डिप्रेस था। भाई तुम एक अंडरग्राउंड हीलर हो और तुम डेमी ह्यूमंस को ट्रीट करते हो, तुम्हारा तो फ्यूचर सेट है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ? इकलौते गोल्डन के फैक्शन में से भी मुझे निकाल दिया गया। I mean, मैं तुम्हारी वजह से निकल गया, अब मेरा क्या होगा? अब पीते पीते ये सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन जेनुस तैयार होता है वहाँ से जाने के लिए, और जाने से पहले उमिन उसे रोकती है और बोलती है डॉक्टर बेकर ने मुझे बोला था तुम्हें ये चीज देने के लिए जिससे कि उनकी शर्त खत्म हो जाए और तुम अपने उस मास्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान सको। लेकिन इस फोटो में था डॉक्टर बेकर, जिसके की चारों तरफ इंस्टीट्यूट के सभी हीलर बेहोश हुए पड़े थे। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जब गोल्डन अपनी पार्टी में सबको इनवाइट करता है और सारे लोग खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। गोल्डन भी काफी खुश था क्योंकि इतने सालों बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट बनने वाला है। वो याद करता है 13 साल पहले की वो रात जिस दिन एक एक्सप्लोजन में लॉर्ड घायल हो गए थे, तो उसने आसपास के और घायल लोगों का लाइफ फोर्स इकट्ठा करा और लॉर्ड को जिंदा कर दिया, जिसकी की वजह से लॉर्ड फ्लैनेल तो
जिंदा बच गए, लेकिन आसपास का कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया और इसी को मिस्टर बोन्स ने रिकॉर्ड कर दिया था। अब तभी बेकर उसके पास आता है और वो इसके लिए एक वाइन की बोतल को लाया था। गोल्डन बोलता है, तो फाइनली तुम होने वाले प्रेसिडेंट की नजरों में अपनी इमेज बनाने आए हो, है ना। अब गोल्डन आकर सभी लोगों को एड्रेस करता है और हम देखते हैं जेनोस को, जिसके की हाथ में वो इमेज थी जिसमें की गोल्डन सभी लोगों को सेक्रीफाइस करते हुए लॉर्ड फ्लैनल की जान बचा रहा था। और तभी हम देखते हैं इस तरफ सभी लोग पॉइजन की वजह से जमीन पर गिर गए थे। गोल्डन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो फ्लैनल उसे बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी ड्रिंक में मैंने पॉइजन मिलाया हुआ था, लेकिन सबसे कम तुम्हारी ही ड्रिंक में है ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं और तुम आने वाले 2 घंटों के ही मेहमान हो। इस स्टंट से तुम करना क्या चाहते हो? लग रहा है तुम भूल गए, ऐसे ही कुछ 13 साल पहले भी हुआ था ना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे आगे भोले मत बनो। मिस्टर बोन्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वैसे भी उनका मुंह खुलवाने के लिए मुझे चाहिए थी एक दारू की बोतल और थोड़ा सा वक्त, जो कि मुझे मिल गया। और ये रही वो फोटो। तो प्रोफेसर 13 साल पहले वाला वो सिनेरियो वापस से आ चुका है। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम इन लोगों में से किस किस की लाइफ सेक्रीफाइस कर किस किस की जान बचाना चाहते हो? क्या तुम अपनी जान बचाओगे या फिर उस लॉर्ड फ्लैनल की? देखो ऐसा कुछ नहीं है, 13 साल पहले सभी लोग ऑलरेडी मर ही चुके थे या फिर वे मरने वाले थे। झूठ फिर झूठ, तुम्हें पता नहीं है उन लोगों में मैं और मेरी फियोन्से भी थी, जो कि तुम्हारी उस घटिया हरकत का हिस्सा बने। तुमने जबरदस्ती हमसे हमारा लाइफ फोर्स छीन लिया। मैं तो जिंदा बच गया, लेकिन मेरी फियोन्से उसे तुमने सेक्रीफाइस कर दिया ताकि तुम इन फ्यूचर प्रेसिडेंट बन सको। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें वो बनने दूंगा? तभी गोल्डन उसके आगे गिड़गिड़ाता है और बोलता है, मुझे पता है अगर तुमने पॉइजन बनाया है तो उसका एंटीडोट भी बना होगा। प्लीज मेरे को ऐसे पनिश मत करो, मुझे वो एंटीडोट दे दो। उस पॉइजन को पी लेता है और बोलता है, लो भाई खेल को और इंटरेस्टिंग करते हैं, मेरे पास एंटीडोट है। अब मैं चाहूँ तो अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ या फिर तुम मेरे मरने का वेट कर मेरे से एंटीडोट लेकर अपनी जान बचा सकते हो। तो तुम क्या करने वाले हो? तब गोल्डन आगे आता है और सभी का लाइफ फोर्स इकट्ठा करता है। तो बेकर उसे बोलता है, तो तुम्हारी नजरों में सभी लोगों की जो लाइफ है वो एक समान नहीं है, तुम बस अपने आप को हील करने वाले हो। और क्या मैं इन सभी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? और वैसे भी अब तो मैं एक प्रेसिडेंट भी बन चुका हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को क्यों सेक्रीफाइस करूँ? अब तभी वहाँ पर आ जाते हैं जेनोस, उमिन और क्रेस। जेनोस उसे बोलता है, बेकर तुमने इन सबको पॉइजन करा, लेकिन ऐसा क्यों करा? हमें आज तक यही पढ़ाया गया है कि हर एक लाइफ इक्वल होती है। 13 साल पहले मैं और मेरी फियोन्सी हम एक रूकी हीलर थे। हमने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी थी कि हम लोगों को सेव करेंगे, लेकिन उस रात उस एक्सप्लोजन में हम दोनों भी लपेटे में आ गए, जिसके की बाद इस बेकर ने मेरी फियोन्से से उसका लाइफ फोर्स खींच लिया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं इससे हमेशा से उस बात का बदला लेना चाहता था। जब मैंने जेनोस को हायर करा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वाकई में क्या, और अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। क्रेस उसे बोलता है, आप सही कर रहे हो डॉक्टर बेकर, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसा ही कुछ करता, लेकिन ये गलत है। इनोसेंट लोगों को भी इस बीच घसीटना, आप एक हीलर हो, आप लोगों की जान नहीं ले सकते। तभी जेनोस क्रेस को रोकता है और बोलता है, डॉक्टर बेकर आपने उस दिन मेरे आगे एक चॉइस रखी थी, मैं उन कॉइन्स में से किसको उठाऊंगा? तो मैं सबको उठाऊंगा, यही मेरा आंसर था और आज भी सेम आंसर है। जिसके की बाद जेनोस सभी के ऊपर हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। बेकर भी ये देखकर हैरान हो जाता है, जेनोस एक नॉर्मल हील स्पेल से सबको हील करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर बेकर देखता है एक्चुअल में जेनोस कर रहा है सभी के ऑर्गन्स को हील, लेकिन जो उनके शरीर का पॉइजन है वो वापस से उनके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है और जेनोस उनके ऑर्गन्स को वापस से हील कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। इसका मतलब है ये टेस्ट है एंड्योरेंस की, या तो पॉइजन इनके ऑर्गन्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा या फिर जेनोस खुद इनके ऑर्गन्स को हील कर देगा। क्योंकि जेनोस को पॉइजन को रिमूव करना नहीं आता तो जेनोस को यही करना पड़ रहा है। अब उमिन और क्रेस भी उसकी हेल्प करने लगते हैं और बेकर को अपनी चॉइस पर पछतावा होता है। अब सभी लोग सेव हो गए थे सिवाय गोल्डन के, तो गोल्डन बोलता है, जेनोस मुझे भी सेव करो, मुझे भी बचा लो। तभी उसके फैक्शन के मेंबर्स कुछ बात कर रहे थे। वे बोल रहे थे, हम बेशक भी होस्ट थे लेकिन हम फील कर सकते थे कि गोल्डन हमारा लाइफ फोर्स इकट्ठा कर अपने आप को हील कर रहा है और हमें सेक्रीफाइस। अब सभी लोगों की नजरों में गोल्डन की असलियत सामने आ गई थी। तो जेनोस बोलता है, गोल्डन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मरने दूं तो लो इतने पैसे मुझे दो, क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर जो हूँ और ये एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है मेरे को एक बार हील कर दो, उसके की बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और लॉर्ड फ्लैनल भी उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। अब थोड़े दिन बाद सब कुछ शांत हो जाता है और बेकर एक जेल में होता है। कृष्णा एक अरेंजमेंट करती है जिससे कि जेनोस और उमिन बेकर से बात कर रहे थे। उमिन बोलती है, बेकर आप कभी भी किसी को पॉइजन नहीं कर सकते, क्या वाकई में आपने उन्हें पॉइजन करा था? अरे वो एक्चुअली मैं लोगों को पॉइजन करना नहीं चाहता था, मैं तो बस 13 साल पहले वाला वो सिनेरियो बनाना चाहता था जिसके की बाद बेकर सच्चाई उगल दे। और जो ड्रग मैंने बनाया था वो तो मैंने लोगों को पैरालाइज करने के लिए बनाया था, लेकिन जब मैंने उसे खुद पिया तो मुझे पता चला मैंने एक गलती कर दी।
ये ड्रग अब पॉइजन बन चुका है और मेरे हिसाब से ये गलती करी थी एल्फ्रेड ने। तो इसका मतलब आप गलत नहीं हो, है ना? मैं गलत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गलती है और मैं मुझे मिलने वाली हर एक सजा को कबूल करने वाला हूँ। तो जेनोस वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो बैकर उसे बोलता है, जेनोस एक लास्ट वर्ड है। जेनोस ये लास्ट वर्ड है, तुम इसे प्लीज सुनकर जाओ। अब क्योंकि तुमने एल्फ्रेड के उन प्लान को खराब कर दिया है तो वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा, तो तुम तैयार रहना। अब हम देखते हैं एल्फ्रेड को, जो कि वही बंदा होता है जिसने की उस दिन स्लम्स में गोलम को छोड़ा था। और अब फाइनली जेनोस भी वहाँ से चला जाता है सीधा स्लम्स की तरफ, जहाँ पर सभी लोग उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ हमारे एनीमे भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई नो इसका जो पार्ट है वो काफी लेट आया है, आई एम सॉरी भाई, मैं इसे अपलोड करना भूल गया था, लेकिन इसका अगला एनीमे जल्दी ही आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हाँ सायोनारा।